चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ। एप्लीकेशन मतलब होता है इस्तेमाल, क्या यूज़ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन होता है जी, एक ही बात है, उसी का दूसरा नाम है। जल्दी से हेडिंग डालिएगा। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, इस्तेमाल। डिफरेंशिएशन का कहाँ पर इस्तेमाल है डेली लाइफ में, या dy अपॉन dx जो हम लोग पढ़ रहे थे, असल में वो है क्या चीज़। आज से आप उसको सीखिएगा कंसेप्ट। अभी तक हम लोग सीखे हैं dy अपॉन dx निकालना, ऐसे ऐसे निकाला जाता है, डबल डिफरेंशिएशन ये होता है। अब इसका देखो यूज़ कहाँ पर है। जैसे याद कीजिए 10th में पढ़े थे रैखिक समीकरण, एक्स वाई का मान निकालना, उसके बाद फिर क्या किए थे, उसको सॉल्व। फिर पढ़े थे क्या कि पिता का उम्र इतना है, पुत्र का उम्र इतना है ना, दो अंकों की संख्या का जोड़ इतना है ना, अंक का सम इतना है, यूनिट डिजिट 10 डिजिट सबका जोड़ इतना है, स्पीड वाला, बोट वाला, यह सब सवाल सब उस पर आ रहा था बेस्ड। तो वही सारा यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि dy अपॉन dx जो पढ़ा हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। देखिए इसमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना उसको देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 5 एक्सरसाइज मेन है, 5 टॉपिक है। पहले उस टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी किस रेट से चेंज कर रहा है। जैसे मान लीजिए हल्का हल्का हम डेफिनेशन बताते जाते हैं, इसको फिर डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कोई क्वांटिटी किस रेट से चेंज करता है। जैसे मान लीजिए बैलून में हवा भर रहे हैं तो क्या क्या बदलेगा, रेडियस चेंज करेगा, सरफेस एरिया चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, है ना। तो वही तरह से है, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम शांत जल में एक ईंटा फेंक दिया तो ऐसे ऐसे वेव बनना स्टार्ट हो जाएगा, सर्कुलर वेव। सर्कुलर वेव तो सर्कुलर वेव बन रहा है तो क्या चेंज कर रहा है, देखिए हर समय इसका रेडियस बदल रहा है, सर्कल बढ़ता जा रहा है, और हर समय इसका एरिया भी बढ़ रहा है। जैसे सर्कल रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारी बात ऐसा हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज कर रहा है डिटेल में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या मान लीजिए एक बर्फ़ का गोला है, छोड़ दिया, ऐसे रख दिया, तो बर्फ़ का गोला अगर रख देंगे तो क्या होगा, गलने लगेगा, वॉल्यूम कम, सरफेस एरिया कम और रेडियस कम, 3 चीज़ चेंज होगा उसका, 3 चीज़ चेंज होगा। तो कैसे कोई रेट क्वांटिटी चेंज करता है यहाँ पर डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके बाद इसमें सीखेंगे इरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। इरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन याद कीजिएगा, कैलकुलस जब स्टार्ट किए तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा हम आपको बताए होंगे इसके बारे में, है ना, एक क्लास पूरा उस पर लिए होंगे। तो इरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर सीखेंगे। इरर्स निकालना, इरर्स क्या होता है, कितने तरह का होता है, एब्सोल्यूट इरर है, रिलेटिव इरर है। और अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्स वैल्यू निकाला है। जैसे हम बोलेंगे रूट 29 का मान निकालिए, तो रूट 27 का मान तो आप जानते हैं, रूट 29 का मान निकालेंगे डिफरेंशिएशन का यूज़ करके dy अपॉन dx। अब डायरेक्ट वैसे ना निकालेंगे, जो बचपन में आप लोग वर्गमूल निकालते थे, है ना, वर्गमूल लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, वैसे ना dy अपॉन dx का यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है। हाँ तो देख सीखेंगे इसको। तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे इसका, तो इस अगर पूछेंगे इसका मान कितना होगा, या मान लो ऐसे में क्यूब रूट लगा दिया, 4th रूट लगा, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 27 का 3 होता है, तो 29 का कितना होगा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो कितना होगा ये आपको डिफरेंशिएशन से इसको निकालना सीखना है, ठीक है। बोलेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तीसरा देखिए पढ़ेंगे, इसमें 2 थ्योरम आता है जिसका नाम है रोल्स थ्योरम। रोल्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस नाम के वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन ने, उन्होंने भी एक थ्योरम दिया था। शानदार सा थ्योरम है, पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, तो 2 थ्योरम पढ़ना है इस वाले टॉपिक में। नंबर 4 पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा, हाँ, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखना किसी फंक्शन का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे हम पूछेंगे बताइए साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 1 होगा, 1 से आगे नहीं भागता है। उसी तरह से हर फंक्शन का एक मैक्सिमम मान होता है और मिनिमम मान होता है। सारे फंक्शन का निकालना सीखेंगे, यूज़ करेंगे dy अपॉन dx का, मिनिमा या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नंबर 5 पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कौन से फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा
कौन से फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग और घटने वाला होगा, किस फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी होगा, ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। और नंबर 6 पढ़ेंगे यहाँ पर नॉर्मल एंड टेंजेंट, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल भी लिख सकते हैं, टेंजेंट्स ये बताए होंगे कि हम लोग शुरुआत करने वाले यहाँ से, एंड नॉर्मल्स। तो यही वो टॉपिक है जो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। NNT हाँ आता सबसे लास्ट में, लेकिन पढ़ाएंगे हम सबसे पहले इसको, क्योंकि इसी पर ये कनेक्ट है, इसी पर ये कनेक्ट है, इसी पर ये कनेक्ट है, सब एक दूसरे से कनेक्ट, ये वाला थोड़ा सा अलग है, ये वाला अलग है। ये 4 एक्सरसाइज जो है इसी नॉर्मल टेंजेंट पर आधारित है। पहले आपको नॉर्मल टेंजेंट अच्छे से पढ़ना, आपकी किताब में ऐसे सीक्वेंस दिया है, हम पहले पढ़ाएंगे इसको, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, लास्ट में इरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये एक ही दिन का काम होता है, 1 से 2 दिन रहेगा, ही खत्म हो जाएगा। मेन टाइम अभी इसमें लगने वाला है 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन, मतलब कि 5 के 20, एक महीना का ये टाइम आपका लेने वाला है। और एक तो जो लास्ट में टॉपिक हम छोड़ दिए थे कैलकुलस का, जिसमें कैलकुलस को द एंड करेंगे, हाँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको पढ़ेंगे, कैलकुलस ख़त्म। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सब कुछ पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे। संततता एंड अवकलनीयता इसको बोलते हैं, तो खैर कोई मतलब नहीं है, हिंदी में नहीं इंग्लिश में जानिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ पर यूज़ होगा लिमिट का, ठीक है। लिमिट जो पढ़े थे हम लोग x टेंड्स टू 0 करके, ऐसे ऐसे कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लिमिट्स का यहाँ पर यूज़ होगा। जब पढ़ाएंगे तो हम फंडामेंटल बेसिक बात आपको बता देंगे। तो अपना जो चलने वाला है, हम जो फॉलो करेंगे ऐसे फॉलो करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे ये वाला चैप्टर जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। चैप्टर तो अपना ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके अंदर ये 5 चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना, 5 नहीं बल्कि आप 6 कह सकते हैं, आप इसको 6 कह सकते हैं। ये फावा में है, हल्का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, फार्मूला पर आधारित है। मेन टॉपिक है 1 2 3 4 5, ठीक है, मेन बड़ा टॉपिक है। आइए एक तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से आज, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। एक बार टेंजेंट्स नॉर्मल को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आगे आने वाला टॉपिक आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसको लिख लिए, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो हम यहाँ अपना फर्स्ट नंबर हेडिंग डालेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स वही है जो आप टेन थीटा पढ़ते हैं, शॉर्ट में इसको टेन थीटा बोलते हैं, और पूरी बोलते हैं टेंजेंट, और ये नॉर्मल। स्पर्श रेखा, टेंजेंट पढ़े होंगे आप क्लास 10th में, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट ऑन सर्कल पढ़े हैं, याद आ रहा है। नॉर्मल का मतलब लंब, स्पर्श रेखा लंब, वही है। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सुनिए, इस टॉपिक को जानने से पहले आपको याद होगा एक बात मैंने आपको बताया था स्लोप के बारे में, याद है कि भूल गए हैं इसके बारे में? हाँ, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करा रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं, बस हल्का सा आपको रिवीजन करा ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। कुछ बच्चा हो सकता है इसको पहली बार पढ़ रहा होगा, तो इसको एक बार हल्का सा देख लेते हैं। देखो तो क्या कहते हैं हम लोग, इफ़ ए लाइन, अभी आपको याद आ जाएगा, लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, याद आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि इस टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इफ़ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बोलो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इफ़ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ, देन तब क्या होता है बोलो? टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, उस लाइन का। एंड डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय, लिख सकते हो इट इज़ डिनोटेड बाय एम से, है ना, डिनोटेड बाय एम।
हम लोग इसको डिनोट करते हैं m से। सो क्या हो जाएगा बोलिए, m बराबर ये जो लिखते हैं हम लोग tan थीटा, यही कहलाता है किसी लाइन का स्लोप। आया याद? देखो अगर हमारे पास एक लाइन है जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये थीटा है, तो पूछेंगे इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर m बराबर tan थीटा, m होगा इसका स्लोप, और m निकालिएगा कैसे, तो tan थीटा लगा दीजिएगा। मान लीजिए एग्जांपल, मान लेते हैं एक लाइन है जो x के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, पूछेंगे बताओ इसका स्लोप कितना होगा, तो बोलिएगा सर एकदम आसान है, m बराबर होता है tan थीटा, और थीटा का मान सवाले में दे दिया है 30 डिग्री, तो सर 1/√3 हो जाएगा इसका स्लोप। घुमा के सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई लाइन अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उसका स्लोप होगा 1/√3, या हम बोलेंगे किसी लाइन का स्लोप 1/√3 है, इसका मतलब वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। 30 डिग्री निकलेगा, बस यही चीज़ समझना है, यही चीज़ समझना है। एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए एक लाइन है जो 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, m का मान कितना होगा बोलो, तो tan 60 डिग्री, मान कितना होगा बोलिए √3। हम बोलेंगे अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो स्लोप होगा √3, और अगर स्लोप √3 है तो 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा। इतना सा जानना आपको। अब बताओ अगर m का मान 1 हो गया तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री। देखना है कि 1 कितना डिग्री पर होता है। अब बताइए m का मान अगर 0 हो गया तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वेरी गुड, 0 डिग्री का, यानी पैरेलल टू x एक्सिस, वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा, यानी कि इफ ए लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 0। अगर एक कोई लाइन है जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर पड़ गया है तो थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो जाएगा तो स्लोप क्या होगा बोलो, हाँ tan हो जाएगा 90 डिग्री, और ये होगा अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप जो है किसी लाइन का 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, 0-1 के बीच में हो सकता है। अब बताओ तो अगर कोई लाइन 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा स्लोप क्या होगा, हाँ स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। वेरी गुड। मान लो अगर हमारे पास एक लाइन है जो ऐसे करके घुमा हुआ है, यहाँ बना रहा कितना 135 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो गया बोलिए 135 डिग्री। बोलो इसका स्लोप निकालेंगे तो m बराबर कितना निकलेगा, tan 135, और tan 135 को कैसे लिखेंगे, 90 + 45, यानी कि cot 45 माइनस में -1, यानी कि m बराबर -1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन 135 डिग्री का एंगल बना, हाँ 90 से बड़ा हो गया, tan और cot चला गया वो साइन और cos के घर में, तो tan न ज़्यादा साइन cos के घर में तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप 0 हो सकता है, स्लोप अनडिफाइंड हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, और स्लोप निगेटिव हो सकता है। मैंने स्लोप 4 तरह का होगा, जैसे इसको लिखे तो एकदम हल्का हल्का हम रिकॉल करा रहे हैं। हाँ बताए थे ना, बस उसका रिवीजन हम करा रहे हैं और कुछ नहीं। अब खींच के स्लोप निकाल के मिटाएं, इसको ऊपर वाला मिटा दें, डेफिनेशन ये सब हो गया है। चलिए हेडिंग डालेंगे, स्लोप का अलग अलग टाइप्स होता है, बस टू द पॉइंट हम लोग लिखते चले जाएंगे और कुछ ना फिगर बनाते जाइएगा। स्लोप के बारे में अगर पूछेंगे, बोलो जी स्लोप कितने तरह का होता है, या ग्रेडियंट के बारे में अगर पूछते हैं बताइए कितने तरह का होगा, तो सही है आप बोल दिए खट से सर कि 4 तरह का होगा, जानते भी हैं आप पहले से। बोल दीजिए कौन कौन सा स्लोप होगा। सबसे पहले पहला स्लोप ज़ीरो स्लोप बोलेंगे, ज़ीरो स्लोप। बोलो ज़ीरो स्लोप कब होगा, जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या ये ठीक है, थीटा का मान 0 डिग्री बन रहा होगा। देखो या तो x एक्सिस का ही अगर पूछेगा स्लोप कितना है, बोलो तो x एक्सिस का स्लोप होगा 0, क्योंकि x एक्सिस कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 0 डिग्री, इंक्लिनेशन कुछ है ही नहीं इसमें। y डैश मतलब ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस और x एक्सिस इटसेल्फ, x एक्सिस खुद भी अगर पूछा जाए इसका स्लोप कितना होगा, तो हम हमेशा जितना भी लाइन आप खींच रहे हैं x एक्सिस के पैरेलल, या खुद x एक्सिस भी एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तो हमेशा यहाँ थीटा का मान 0 बना हुआ है, तो m निकालेंगे तो tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पर कितना हो गया tan 0, और आप जानते ही हैं tan 0 का मान 0 होता है। मतलब यहाँ जितना भी लाइन आप देख रहे हैं उन सब का स्लोप m बराबर कितना होगा, बोलो 0। यानी अगर हम कहीं पर ये कह दें कि m का मान 0 है, तो आप समझ जाइएगा वो लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर, दोनों बात होगी। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वो y एक्सिस पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। हाँ उस पर भी आ रहे हैं। चलिए नंबर 2 में क्या लिखेंगे बोलो तो,
पॉजिटिव स्लोप, वेरी गुड, पॉजिटिव स्लोप। बोलिए पॉजिटिव स्लोप कब होगा? जब 0 से एंगल बड़ा हो और 90 से क्या हो बोलो, छोटा हो, तब ना होगा। टेन थीटा का कुछ ना कुछ मान निकलेगा 0 से लेकर 90 के बीच में। टेन 0 का मान 0, फिर 45 का मान 1 होता है, 30 का मान √3 1/√3 होता है, 60 का मान √3 होता है, इस तरह से चलेगा। यानी कि 90 से हम छोटा की बात कर रहे हैं, यानी कि जब भी कभी ऐसा कंडीशन बन रहा होगा, देखो हम एक लाइन खींच रहे हैं, ऐसा बहुत सारा लाइन हो सकता है, बस ये वाला जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, थीटा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 पर तो 0 स्लोप हो जा रहा है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। 90 पर तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो 90 से अगर इस दोनों के बीच का एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, 10 हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि इसका हम स्लोप अगर निकालेंगे तो m बराबर 10 थीटा। अब थीटा का मान हो सकता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, 90 नहीं जाएगा, है ना। जितना भी होगा डिग्री आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा बोलिए? तो आप कहेंगे सर अगर एंगल हमारा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो स्लोप हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। तो इस पर हम लोग ज़्यादा भी टाइम बिल्कुल नहीं लगाने वाले हैं। मेन आपको खाली समझना कि हाँ ऐसा स्लोप पॉजिटिव बनता है, इस कंडीशन में स्लोप होता है पॉजिटिव। आपसे बोलेंगे हम देखो जी एंगल यहाँ इतना बन रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर यहाँ पर होगा स्लोप इसका पॉजिटिव। बस इतना सा पकड़ना, इतना सा पकड़ लिए समझिए आपको एकदम सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखो इसी के साथ आ जाइए एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब घूम के थोड़ा सा आगे बढ़ गए, पहले था 0 से आगे बढ़े 90, अब एग्जैक्ट 90 आ गए, तो 90 पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, अनडिफाइंड स्लोप, है ना जी। यानी कि स्लोप अनडिफाइंड हो गया। लाइन एकदम खड़ा है, खड़ा का मतलब क्या, ना इधर है ना इधर है, तो ढाल बोलेंगे कैसे, हाँ जैसे दीवार, तो अनडिफाइंड स्लोप हो जाएगा। यहाँ पर ढाल बता ही नहीं सकते उसका, ढाल कहाँ, इसीलिए 10 90 का मान अनडिफाइंड लिखा जाता है। अनडिफाइंड ढाले नहीं हो, ढाल का मतलब टेढ़ा होता है ना, वहाँ से कुछ ससराएंगे तो ससरेगा, रखा रह जाएगा ऊपर। खड़ा दीवार पर मुर्गी अंडा दे दे किधर गिरेगा, वहीं पर रखा रह जाएगा, तो स्लोप है ही ना, इसमें ढाले नहीं है। ऐसे रहेगा यहाँ पर अंडा देगी तो ससरा जाएगा, तो वहाँ पर ढाले नहीं है। इसलिए बोलेंगे अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये देखो वाई एक्सिस के पैरेलल बहुत सारा लाइन हो सकता है, या वाई एक्सिस खुद भी अगर पूछा जाए बताओ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस और वाई एक्सिस इटसेल्फ, तो इसका स्लोप कितना होगा। तो वो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस पर क्या बोलो परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप होगा अनडिफाइंड। बस इतना से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमेशा कितना बन रहा है बोलो 90 डिग्री, तो m बराबर हो जाएगा 10 थीटा, यानी कि m बराबर 10 90 डिग्री, और 90 का मतलब अनडिफाइंड। बात समझ में आई? यानी कि अगर किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा तो समझ जाइएगा वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। वो लाइन ज़रूर 90 डिग्री से क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा। चलो लास्ट हमारे पास चल रहा है नंबर 4, जिसका नाम है नेगेटिव स्लोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों टॉपिक समझने के लिए, नॉर्मल, टेंजेंट, मैक्सिमा, मिनिमा, सब समझने के लिए स्लोप वाला कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम फिर से रिकॉल करवा रहे हैं आपको, ठीक है। आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम क्यों बताए थे ये बात। नेगेटिव स्लोप, जैसे जैसे भी आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव स्लोप यानी कि ऋणात्मक ढाल। ऋणात्मक ढाल का मतलब क्या हो गया, अब बताइए। एंगल जो है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऐसे घूमते 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 ऐसे हो गया ये लाइन, 180 से छोटा, 90 से बड़ा। 180 पर तो 0 ही हो जाएगा फिर से, इसीलिए 0 तो एक बार मेंशन कर ही चुके हैं, 0 या 180 पर दोनों सेम एक कंडीशन बनता है। ये जो थीटा है वो होना चाहिए 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर कर गया है। 10 का मान अगर 90 से बड़ा होता है तो होता है निगेटिव, 180 से छोटे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर थीटा का मान 90 से बड़ा है और 180 से क्या बोलो छोटा है, तो m जब आप निकालने बैठिएगा, जैसे 10 135 डिग्री, 10 120 डिग्री, 10 150 डिग्री, 10 152 डिग्री, जो भी निकालिएगा आप वो सब निगेटिव आएगा। तो सब निगेटिव आएगा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो होगा निगेटिव में, यानी कि m होगा निगेटिव। m निगेटिव कब होगा, जब थीटा का मान 90 से बड़ा होगा। मतलब अगर मैंने एक लाइन रैंडम से ऐसा करके बना दिया, अब बताया पूछो बोल बताओ इसका स्लोप कैसा होगा, तो आप बोल दिए खर्च सर इसका निगेटिव स्लोप होगा। एक लाइन मैंने ऐसे करके खींच दिया, बताओ इसका स्लोप कैसा होगा, तो आपको तुरंत सर इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, अब बोले इसका स्लोप क्या होगा, तो बोले सर अनडिफाइंड होगा। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ये पहचान में आपको आना चाहिए। चलिए लिखिए तो इसको जल्दी से, डायग्राम बनाइए, बढ़ते हैं अब आगे। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, अच्छी बात है, ये सब जान रहे चूँकि आप लोग, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम न लगा दें।
ठीक है, सुनो 2-3 ठो बात और बताते हैं जो आपको पहले से पता भी होगा, इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हम लोग, नॉर्मल टेंजेंट में ही इस्तेमाल हो जाएगा। नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 करके देखो, नोट में हम लोग 2-3 ठो बात लिखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए 2 लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल है, तो 2 लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों का एंगल तो सेम ही ना होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब अगर ये m1 है और ये m2 है तो इसका मतलब 2 लाइन अगर पैरेलल तो m1 बराबर कितना होगा m2। क्या याद है, 2 लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 आइए, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हुआ, ये हम बता चुके थे आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों को याद होगा तो m1 और m2 दो ठो लाइन है और दोनों लाइन से पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो याद कीजिए अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 गुना m2 का मान होता है -1। याद आया, याद आया, अभी हाल ही फिलहाल में पढ़ाएं, ये बहुत पहले ना पढ़ाएं। चलो तीसरा कंडीशन भी आप याद रखिएगा, ये है सॉरी ये 2 नंबर। तीसरा कंडीशन क्या कहलाएगा, अगर 2 लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर ना कट करे, पैरेलल ना हो, ना ही पैरेलल हो ना ही क्या हो परपेंडिकुलर, माने कुछ ऐसा हो रहा है, यानी 2 लाइन के बीच में कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। 90 बन रहा तो साफ दिख ही रहा है हमको, 0 डिग्री हो रहा तो दिख ही रहा, तो 0 और 90 के बीच का अगर कोई एंगल बन रहा है तो इसका एंगल निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे, थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद आएगा देखिएगा, अभी दिखाएंगे। तो m1 ये m2 इसका स्लोप है, तो ये जो tan अल्फा है 2 ठो एंगल बनता है, देखो ये अल्फा बन रहा है, एक तो ये बनेगा 180 माइनस अल्फा, जो अल्फा ये है वही अल्फा यहाँ होगा, जो एंगल ये है, तो 2 ठो एंगल बनता है, एक तो एक्यूट बनता है, एक तो ऑब्ट्यूज बन। जब भी कभी 2 लाइन कट करेगा दूसरे को तो एक बनेगा न्यून कोण, एक बनेगा अधिक कोण। अगर ऐसे कट कर दिया तो 90-90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कट कर दोनों तरफ 90। लेकिन अगर मान लो 90 के अलावा कट कर रहा है तो इसका मतलब एक तो छोटा होगा 90 से, एक तो 90 से बड़ा होगा। तो छोटा वाला एंगल हम लोग निकालते हैं, अगर आपको थोड़ा याद होगा तो tan अल्फा बराबर ऐसे लिखे थे m2 और माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। याद आया, tan वाला फॉर्मूला लगा के इसको निकाल देते हैं और मॉडुलस लगा दिए, चूँकि निगेटिव को पॉजिटिव इसलिए कर रहे हैं ताकि एक्यूट एंगल निकले। एक्यूट एंगल कब निकलता है, जब 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। तो 0 से 90 के बीच में जो अगर आप 10 में मानेंगे तो पॉजिटिव आता है, तो हम इसको पॉजिटिव रखे हुए जानबूझ के। देखो एक मान अगर मान लिया 10 1/√3 आया तो ये भी एंगल है, ये जो एंगल होगा 0 से 90 के बीच में होगा। अगर m बराबर -1/√3 बोल दिया तो ये भी एंगल 10 का है लेकिन 90 से बड़ा होगा, 180 से क्या होगा बोलो, छोटा होगा। इसीलिए हम इसको मॉडुलस करके लगाए हुए हैं, हमेशा निकालेंगे एक्यूट एंगल, अब बाद में जो आएगा उसको घटा देंगे 180 में तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो हम हमेशा छोटा वाला एंगल निकाल के रखते हैं। तीनों को लिखिए तो बस कहानी खत्म है। 1 2 3 इसका इस्तेमाल अभी होगा नॉर्मल टेंजेंट में, इसका भी ज़बरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। ये आपको आना चाहिए कि -1 होता है। पहला वाला जानिए रहे हैं, पैरेलल लाइन स्लोप बराबर, परपेंडिकुलर लाइन स्लोप का प्रोडक्ट -1। 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो tan अल्फा लगाते हैं, m2 -7। इसका भी इस्तेमाल होगा इसी एक्सरसाइज में, नॉर्मल टेंजेंट वाले में तीनों फार्मूला का इस्तेमाल होगा। m1 बराबर m2 यानी कि 2 पैरेलल लाइन स्लोप बराबर परपेंडिकुलर लाइन तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। एंगल निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला, 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों का हमको खाली स्लोप चाहिए, खट से हम लोग एंगल बता सकते हैं। मेन टॉपिक पर जिसका नाम है जी टेंजेंट। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टेंजेंट के डेफिनेशन शुरू करते हैं। टेंजेंट्स, टेंजेंट भी कहते हैं इसको, स्पर्श रेखा, हिंदी में लिखना चाहिएगा तो स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब ये होता है स्पर्श रेखा। लिखिए टेंजेंट का डेफिनेशन के तो ए स्ट्रेट लाइन, मेन टॉपिक चल रहा है अब, ए स्ट्रेट लाइन which just touches to the curve at a point and passing through it, और इसे पास करता है, passing through it is called tangent. टेंजेंट
of is called tangent is called tangent. A straight line which just touches to the curve at a point and passing through it is called tangent of the curve. Tangent of the curve tangent to the curve, लिखिए to the curve at that point, उस पॉइंट पर उस कर्व का टेंजेंट कहलाएगा। यही डेफिनेशन है छोटा सा टेंजेंट का। कहता है कि स्ट्रेट लाइन विच जस्ट टचेज टू द कर्व एट ए पॉइंट एंड पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर उस कर्व का टेंजेंट कहलाएगा। सुनिए, एक मैंने बनाया स्ट्रेट, ये देखिए एक मैंने बनाया कर्व, जैसे ये कर्व देखो, एक कर्व है ये। अब इस कर्व पर अगर यहाँ पर से आपको दिखाएं एक लाइन ऐसे टच करता हुआ निकल गया, देखो तो छूता हुआ निकल गया, कट नहीं किया, टच किया है ना, छूता हुआ ऊपर से निकल गया। ए स्ट्रेट लाइन विच जस्ट टचेस टू द कर्व, जो किसी कर्व को जस्ट टच करता हुआ निकल जाता है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर टच कर रहा है। देखो मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा, कुछ भी नाम हो सकता है, 2 3 5 7 कहीं ना कहीं टच कर रहा है ना। तो टच करता हुआ अगर निकल जा रहा है और उससे पास करता हुआ जा रहा, पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पर कहेंगे टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट कहलाएगा। तो आप बोलिएगा सर एक टेंजेंट यहाँ हो सकता है, एक टेंजेंट यहाँ भी तो हो सकता है, ऐसे करके टच करता हुआ जा रहा है, देखो तो ये भी तो टेंजेंट है। टेंजेंट ऐसा ना कि जरूर क्या ऐसे ही रहे, टेंजेंट कैसे भी हो सकता है, ये एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर एक कर्व पर कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट खींचा जा सकता है, बहुत सारे टेंजेंट हो सकता है। आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो एक टेंजेंट हो सकता है, देखो तो ऐसे करके लाइन खींच देंगे तो क्या ये लाइन टच करता हो ना जा रहा है इस कर्व को। तो ऐसा ऐसा जितना पॉइंट्स है इस कर्व पर, तो किसी कर्व पर कितना पॉइंट्स होता है, कर्व लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना टेंजेंट। अब सुनिए, अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास एक सर्कल है, देखो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सर्कल पॉइंट से मिलके बना हुआ है, बहुत सारा टेंजेंट खींचा जा सकता है, लेकिन कुछ टेंजेंट ऐसा होगा जो खास है। जैसे इस टेंजेंट को देखो, अगर एक टेंजेंट यहाँ से खींचते हैं, एकदम पॉइंट बात समझिएगा, एक टेंजेंट यहाँ से खींचते हैं तो ये भी तो टेंजेंट ही है, और भी बहुत सारा टेंजेंट खींचा जा सकता है, लेकिन ये वो टेंजेंट है जिसका स्लोप 0 है। ज़रा देखिए तो ध्यान से ना, है ये कर्व को टच करता हुआ तो जा रहा है, वो सर्कल वाले कर्व को टच करता हुआ जा रहा है, लेकिन साथ साथ एक खास बात ये है कि इसका स्लोप क्या है, 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 में। मतलब इसमें 2 टेंजेंट ऐसा होगा, ओनली 2 टेंजेंट, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 ही टेंजेंट ऐसा होगा जो इस कर्व यानी कि सर्कल से टच करता हुआ जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर आपसे पूछे बताओ इस सर्कल को टच करता हुआ भी जाए और उसका स्लोप 0 होगा, ऐसा टेंजेंट कैट होगा, तो 2 एंड ओनली 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नंबर 1 2 में, नंबर 3 में आइए। अगर हम आपसे फिर से ये कहें कि बताइए एक सर्कल फिर से है, आप बताइए कितना ऐसा टेंजेंट हो सकता है जिसका स्लोप अनडिफाइंड हो, 2 फिर से, वेरी गुड, यानी कि आपने इसको पकड़ लिया है कि सर तब तो टेंजेंट इधर से गुजरना चाहिए, सुनोगे ज़रा ध्यान से, और यहाँ से गुजरना चाहिए, टच करता हुआ गुजरेगा सर, तो दोनों ही कंडीशन में अनडिफाइंड, यहाँ भी कितना होगा बोलो, अनडिफाइंड। मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर 2 टेंजेंट ऐसा होगा सर्कल पर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब उसका स्लोप 0 होगा, और 2 टेंजेंट ऐसा होगा जो कि टच करता हुआ जाएगा, और परपेंडिकुलर टू क्या होगा बोलो, एक्स एक्सिस, या कह सकते हैं उसका स्लोप अनडिफाइंड हो। अनडिफाइंड स्लोप वाला 2 टेंजेंट होगा और 0 स्लोप वाला कितना होगा, 2 टेंजेंट होगा। आगे बढ़िए, थोड़ा सा और कंसेप्ट बनाते हैं आपका। अब बताइए मुझको, एक ऐसा सर्कल मैंने बनाया और कह रहे हैं कि यहाँ से कोई टच करता हुआ टेंजेंट चला गया, पहले टेंजेंट का कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे। अब बताओ तो इसका स्लोप क्या होगा,
90 से बड़ा एंगल बन रहा है, यही बात समझना। अभी छोड़ दो इसको, समझो ये लाइन है, इस लाइन का एंगल कितना बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन बनने वाला है नेगेटिव स्लोप का। अब पूछेंगे अगर बताओ सर्कल पर कितना ऐसा टेंजेंट खींचा जा सकता है जिसका नेगेटिव स्लोप हो? एक ही पीस? नो, अब यहाँ पर एक नहीं, एक यहाँ से खींच सकते हैं, 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 यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। और जितना भी लाइन इसको टच करता हुआ गुजरेगा वो सब का एंगल कितना बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा, देखो 90 से कितना हो रहा होगा, बड़ा वाला बन रहा होगा। रुक जाओ, अभी हम इस तरफ की बात कर रहे हैं, अभी हम इस तरफ की बात कर रहे हैं। और अगर ये लाइन घूम के यहाँ आ गया तो कंडीशन ये वाला बन जाएगा फिर, है ना। इससे छोटा जितना भी स्लोप ऐसे हुआ, जरा सा भी टेढ़ा हुआ तो ये जाके कट करेगा इधर। देखो एंगल कितना बन गया, 90 से बड़ा, यानी कि इस तरफ जितना भी हमारा टेंजेंट खिंचा रहा है वो सब कितना है बोलो, थीटा का मान 90 से बड़ा है। 0 से क्या है बोलो, 90 से बड़ा है, और 180 से क्या बोलो, 180 से छोटा है। ऐसे करके 180 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। हो ऐसे 180 से क्या हो रहा है बोलिए, छोटा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब नेगेटिव स्लोप, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर बोलो, नेगेटिव स्लोप। लास्ट फाइनल करने जा रहे हैं, लास्ट। हाँ, अब देखोगे ज़रा ध्यान से, उसी सर्कल को बना रहे हैं। अब टेंजेंट इधर से टच करता हुआ जा रहा है, देखो तो एक ही सर्कल को जो टच करता हुआ लाइन जा रहा है, कभी 0 स्लोप बना रहा है, कभी अनडिफाइंड स्लोप है, कभी निगेटिव स्लोप है, कभी पॉजिटिव स्लोप है। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना है बोलो, 0 से बड़ा, 90 से छोटा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप। अब बताओ कैट होगा ऐसा, सर यहाँ से जो गुजरेगा उसका वो भी तो इतना एंगल बनाएगा, सर यहाँ से जो गुजरेगा वो भी तो 90 से छोटा ही होगा। 90 तब हो जाएगा जब एकदम पैरेलल हो जाए लाइन, पैरेलल नहीं करें, हम बोल रहे हैं हल्का सा ऐसे है। अब बताओ यहाँ से कोई लाइन गुजरेगा तो भी तो 90 डिग्री छोटा एंगल बन रहा है, यहाँ से कोई लाइन गुजरेगा तो भी तो 90 डिग्री छोटा एंगल बन रहा है। तो ऐसा कितना स्लोप होगा? आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है थीटा का मान चूँकि 90 से छोटा है और 0 से क्या है बोलो, बड़ा है, तो हर हाल में यहाँ पर आएगा पॉजिटिव स्लोप। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस सर्कल को जो टेंजेंट टच करता हुआ जा रहा है, बस वही चीज़ है, टच करता हुआ जा रहा है, तो 2 स्लोप ऐसा होगा, 2 लाइन ऐसा होगा टेंजेंट जिसका स्लोप होगा 0, 2 लाइन ऐसा होगा जिसका स्लोप होगा अनडिफाइंड, बहुत सारा लाइन ऐसा होगा जो टच करता हुआ सर्कल को जाएगा, उसका स्लोप क्या होगा बोलो, नेगेटिव। अब बहुत सारा लाइन ऐसा होगा जो सर्कल को टच करता हुआ जाएगा, उसका स्लोप क्या होगा बोलो, पॉजिटिव। इनफाइनाइट लाइन। बात समझ में आई? चारों डायग्राम बनाइए। ना जी, एक पॉइंट से खींचे हम, एक पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट गुजरेगा, ये सब अलग अलग पॉइंट से खींचा हुआ है, देखो अलग अलग पॉइंट से, तब ना अलग अलग पॉइंट से खींचेंगे तो अलग अलग एंगल बनेगा। एक ही पॉइंट से अगर टच करता हो जाएगा तो वही एंगल बार बार बनेगा। ना समझ में आया? देखो हाँ, बोलो एक ही बात है। हाँ एकदम सही कह रहे हो तुम कि अगर सर ऐसे हम लोग बना देंगे, इस साइड नीचे से खींचेंगे तो भी कैसा बनेगा बोलो, पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप होगा बिल्कुल। यहाँ से भी अगर आप खींच रहे हैं इधर भी पॉजिटिव होगा। अब कोई आदमी बोलेगा सर हम इस तरह से खींचेंगे, देखो इस तरह से खींचेंगे तो नेगेटिव स्लोप फिर से बन जाएगा। मतलब आपको देखना है कि सर्कल को टच करता हुआ जब जा रहा है तो एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है कि 90 बन रहा है कि 0 से बड़ा हो रहा है कि 90 छोटा हो रहा है कि 100 से, उसी हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप डिसाइड होगा। क्योंकि हमको नहीं ना पता है कि टच करता हुआ कहाँ से जा रहा है। यहाँ से टच किया तो 0 स्लोप, यहाँ से टच किया तो 0 स्लोप, खड़ा टच किया तो अनडिफाइंड स्लोप, इधर टच किया तो देखो नेगेटिव स्लोप दिख रहा है आप लोगों को, इधर टच किया तो देखो पॉजिटिव स्लोप, यहाँ से टच करता हुआ गया तो फिर से पॉजिटिव स्लोप, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से टच करता हुआ फिर से नेगेटिव स्लोप। मतलब उस सर्कल पर कहीं पर भी टच कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्स के साथ एंगल बनाएगा ना। और जो भी एंगल बनाएगा वो देख लीजिएगा कि पैरेलल जा रहा है एक्स एक्सिस के, कि परपेंडिकुलर जा रहा है एक्स एक्सिस के, या तो एक्स एक्सिस के बड़ा एंगल बना रहा है 90 से, या एक्स एक्सिस से छोटा एंगल बना रहा है। कहीं पर भी टच हो सकता है, जरूरी है कि इधर टच, हम जानबूझ के एक तरफ टच करके दिखा रहे थे कि देखो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ऐसा ना कि इधर हमेशा पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव बनेगा, निगेटिव इधर भी बन सकता है। तो टच कैसे कर रहा है, एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वो चीज़ आपको देखना। समझ में आ रही है बात? चलिए इसको लिखे तो पहले इस फिगर को ध्यान से बनाइएगा, लाइन का खेल है, इमरजेंसी। चलिए इसको सुधार देते हैं। यहाँ पर टेंजेंट लिखते लिखते फ्लो में ट्रायंगल लिखा गया है तो आप इसको सुधार लीजिएगा। दिस इज टेंजेंट, रेड से कर देते हैं इसको टेंजेंट। और बहुत सारा टेंजेंट होगा जो किसी कर्व पर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। कर्व के हर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, बस उसको टच करता हुआ पास करना चाहिए और कुछ नहीं। हो गया। देखो नोट में जो है ना फाइनल एक तो फिगर बना लीजिएगा जिसमें हम सब बात अभी चारों चीज़ को मिला रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको।
तो ये वाला चीज़ एक बार आप देखिएगा ना, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। नोट में खाली इस फिगर को बना लीजिएगा। देखो नोट में क्या करने वाले हैं, यहाँ चमकने लगा, हाँ ठीक है। देखो ये है हमारे पास सर्कल हम बहुत बड़ा नहीं बना रहे, थोड़ा छोटा बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको फील कर पाएँ। चलो अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, रुक जाओ अभी। अर्थात यहाँ पर कोई लाइन अगर यहाँ टच करता हुआ जाता है तो बोलो स्लोप कैसा होगा, 0, ठीक है। अब इस लाइन को घुमा के यहाँ पहुँचा दिया, स्लोप कैसा होगा बोलिए, बस ऐसे लगाइएगा, निगेटिव स्लोप, अनडिफाइंड नहीं है, निगेटिव। लाइन टेढ़ा हो गया, ध्यान से देखिएगा। फिर से आओ, इस वाले को पकड़ के ऐसे कर दिया। यहाँ देखना आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो एंगल बन रहा है, ये चीज़ अगर आप पकड़ लिए तो फिर कहीं दिक्कत ना होने वाली है। 3 एक्सरसाइज में आपको ये एंगल छोटा हो गया 90 डिग्री से, सर इसका जो भी स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। हम यहाँ पर खाली पॉजिटिव निगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उसको पकड़ पाएँ। फिर से घूम के मान लो यहाँ पहुँच गए तो फिर से क्या मिल गया हमको, फिर से 0 ही स्लोप मिल गया। सर एम का मान इस लाइन पर 0 लिखेंगे। अब मान लो यहाँ पर पहुँच गए, इसको ऐसे खींचा, देखो तो ज़रा ध्यान से, फिर से बन गया 90 डिग्री से बड़ा। तो फिर से ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन ऊपर बना रहे हैं, इसका स्लोप जो भी होगा वो निगेटिव होगा। अब फिर से मान लो ऐसे खड़ा लाइन खींचे, एकदम सटते हुए ऐसे जा रहा है तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। मैंने चारों फिगर यहाँ पर मिक्स है। यहाँ अब फिर ऐसे मान लो ऐसे खींच दिया, जो यहाँ पर टच करता हुआ जा रहा है, यहाँ पर ज़रा चेक कीजिए, तो कहीं पर भी पॉजिटिव निगेटिव स्लोप बन सकता है। वो डिपेंड करेगा टच करता हुआ कैसे, वहाँ पर कहाँ एक्सेस कैसे कट कर रहा है, पॉजिटिव पर कट कर रहा है, बड़ा एंगल बना रहा है कि छोटा एंगल। देखो ना, एक ही लाइन कितना एंगल बना रहा है। एक लाइन यहाँ ऐसे है तो बड़ा एंगल बना दिया, यही लाइन घूम के ऐसे आ गया, छोटा एंगल बना दिया, यही लाइन ऐसे हो गया, पैरेलल हो गया तो 0 स्लोप हो गया। मतलब एक ही लाइन का पोजीशन चेंज कर रहा है टच करने का, तो स्लोप निगेटिव पॉजिटिव चेंज हो रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है स्लोप, इस एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है ना, इसी एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो सब जगह एंगल अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एंगल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है स्लोप को पकड़ने के लिए। बनेगा ये फिगर, बन जाएगा, बना लीजिए अपनी कॉपी पर। बस फाइनल टच दे दिए हैं इसका हम आपको। ये समझिए एक बार में हम 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहे हैं साथ साथ, तीनों एक्सरसाइज का बेस आपको तैयार कर रहे हैं। दोबारा हमको मेहनत न करना पड़ेगा। इसके बाद बारी है सेकंड की, नंबर 2 सेकंड। हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक, छेदक रेखा। छेदक रेखा एक ऐसी रेखा जो छेद करते हुए निकल जाती है किसी चीज़ को, रेखा इसी का नाम ना हुआ। हाँ, आर पार हो जाए। अभी जो रेखा पड़े थे हम लोग को टच करते हुए जा रही थी ना, छूते हुए निकल गई थी। अब ये कैसे जाएगी बोलो, एकदम काटते हुए चिरते हुए एकदम निकल जाएगा। इसी का नाम है छेदक रेखा। सेकंड लिखिए, ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन विच, वही है सेकंड। टेंजेंट सेकंड जो चल रहा है ना, वही का असल इस्तेमाल है। सेकंड को ही सेक कहते हैं शॉर्ट में। ए स्ट्रेट लाइन विच, अब आपको फील आएगा असल में टेंजेंट का और सेकंड का। ए स्ट्रेट लाइन विच cuts the curve which cuts the curve one or more points, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर किसी कर्व को कट कर रहा है कोई स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग बोलेंगे सेकंड। ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स द कर्व वन और मोर पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। बस इतना ही सब काफ़ी है। चलिए 3 एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें हम ज़्यादा टाइम ना लगाएंगे। ज़रा सा देखा जाए ध्यान से। ये हमारे पास मान लीजिए एक कर्व है y बराबर fx। ये कर्व ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसे करके जा रहा है। ये लाइन इसको ऐसे कट करता हुआ इस पॉइंट से गुजर गया, तो क्या ये सेकंड होगा? सेकंड। एक पॉइंट पर कट कर रहा है, हाँ एकदम कट करता, छेद करते हुए निकल जाएगा। ये मेन कर्व है हमारा, ये एकदम मेरा कर्व है मेन। ये लाइन है जो इसको कट करता हुआ इस पॉइंट से गुजर रहा है। एक पॉइंट हो सकता है 3-4, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखना पड़ेगा किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसको भी कहेंगे हम लोग सेकंड। तो क्या सर एक ही पॉइंट पर कट करेगा? नहीं, कर्व पर डिपेंड करता है। देखो जैसे कर्व मैंने बदल दिया, कर्व कैसा है तो मान लेते हैं x² + y² बराबर a², मतलब मैंने एक सर्कल माना। तो जब सर्कल माना है, एक लाइन कट करेगा तो 2 जगह कट कर देगा सर्कल को ना। ये भी छेदक रेखा है, लेकिन कट कर रहा है कितना जगह बोलो? 2 जगह। तो एक पॉइंट पर भी कट कर सकता है। स्ट्रेट लाइन विच कट्स द कर्व
वन और मोर पॉइंट्स, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर अगर कट कर रहा है, ये मान लीजिए P पर कट कर रहा है, Q पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा बोलो, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको, छेदक रेखा। चलिए एक और कर्व दिखाते हैं आपको, ज़रा इस कर्व को ध्यान से देखिएगा। एक लाइन है जो ऐसे कट कर रहा है, देखो तो क्या जगह कट किया, ये भी छेदक रेखा है। एक जगह यहाँ, दूसरा जगह सर यहाँ, और तीसरा जगह जैसे साइन का ग्राफ चलता है, साइन कैसे चलता है ना, अगर एक लाइन ऐसे जा रहा है तो साइन के ग्राफ को कहाँ पर कट करेगा, 3 जगह कट करेगा, 1 2 3, तो एक हाँ 180 पर भी कट कर सकता है। वेरी गुड, P Q और R। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तो लग रहा है आपको 0 180, 180 पर ना है एग्जैक्ट, अगर देखा जाए तो 180 पर असल में ये लाइन है, ये वाला है ना, कहीं पर भी कट कर सकता है, हाँ कहीं पर भी कट कर सकता है। साइन का ग्राफ में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, हम इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं। देखो जो ऐसे चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि लाइन जो कट कर रहा है 3 जगह, 1 2 3, वो 180 पर कट करे, कहीं भी कट कर सकता है 3 जगह, है ना। हाँ अगर आप सोच समझ के बनाइएगा थोड़ा सा होशियारी से, तो देखो एकदम ऐसे करके यहाँ से कट करता होता है, यहाँ कट करेगा, हाँ तब ये ठीक है 180 पर, लेकिन वो फिर भाग गया, 0 पर ना कट कर रहा है, 360 पर कट नहीं कर रहा है ना, यानी कहीं भी कट कर सकता है। चलिए तो सीधा जानना है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को, किसी भी कर्व को एक या एक से ज़्यादा जगह पर कट कर रहा है, उसका नाम क्या बोलेंगे, सेकेंड। चलिए इसका कहानी यहीं पर ख़त्म होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सेकंड खाली आपको जानना, जो लाइन कट करता हो जाएगा उसको बोलेंगे सेकंड। डालिए हेडिंग इसको। मिटाएं क्या इसको। चलिए नंबर 3 डालिएगा, जिसका नाम है नॉर्मल। नॉर्मल हिंदी में इसको लंब कह सकते हैं, अभिलंब कह सकते हैं, लेकिन इस लंब में थोड़ा सा फ़र्क है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है नॉर्मल। तो दोनों का सेंस वही होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बताते हैं क्या। देखो लिखो, a straight line which cuts the curve at right angle। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को राइट एंगल पर कट करता हुआ जाता है। एक तरह का सेकंड ही होता है जो छेद करते हुए जाएगा, लेकिन जहाँ तहाँ से न, जैसे तैसे न, सोच समय एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स द कर्व एट राइट एंगल। ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स द कर्व एट राइट एंगल इज कॉल्ड, सीधा लिखो ना, इज कॉल्ड नॉर्मल to the curve at that point। उस पॉइंट पर, जाहिर सी बात है एक ही पॉइंट पर ना कट करेगा, उस पॉइंट पर नॉर्मल कहलाएगा। जैसे सुनिएगा ज़रा ध्यान से, पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे करके देखो, ये एक कर्व है, ठीक है, हाँ ये एक कर्व है हमारे पास। ये किसका कर्व कह सकते हैं, ये डाउनवर्ड पाराबोला का इक्वेशन भी आप जानते हैं। तो हम अभी इक्वेशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे लिखते हैं y बराबर fx, मतलब ये डाउनवर्ड पाराबोला का इक्वेशन लिख दिएगा तो हो जाएगा हम, वही चीज़ है, एक कर्व है। अब अगर हम आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा इसको और ऐसे बनाते हैं स्मूथ, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बोलिए तो एक ऐसा लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर जाए, वो लाइन कहाँ पर होगा, तो आप बोलिएगा वो लाइन सर जो इस पर 90 डिग्री बना रहा, हमको यहाँ दिख रहा है एग्जैक्ट। देखो तो ये लाइन अगर ऐसे करके गुजार देंगे तो क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। देखो आपको लग रहा है सर ये तो ऐसे मुड़ गया है, लेकिन अगर करीब जाके देखेंगे तो ये लाइन हमेशा ऐसे करके सीधा है। अरे ऐसे तो हल्का सा जाके धीरे से नीचे मुड़ा होगा, तो पहले तो सीधा चला होगा तब तो मुड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पर बन रहा परफेक्ट 90 डिग्री, क्योंकि ये कर्व है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन है कि ऐसे ऐसे आपको साफ ऐसे चांद बैठ के यहाँ से मुड़ा है तो ऐसे करके तो घुमा होगा, तो यहाँ तो एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है। हाँ हल्का सा सीधा वहीं पर 90 डिग्री बन रहा है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या एक ही तो कर्व नॉर्मल होगा, नहीं, इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ज़रा देखिएगा ध्यान से, अगर इसको हम ऐसे खींच देंगे
खींचेंगे तो देखो तो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। वेरी गुड। तो अब मेरा सवाल ये है कि सर किसी कर्व पर कैटो नॉर्मल होगा? इनफाइनाइट नॉर्मल हो सकता है, इनफाइनाइट बहुत सारा नॉर्मल हो सकता है, बस 90 डिग्री बनना चाहिए। अब हम बोलेंगे बताओ क्या ये नॉर्मल है? नहीं। तो नॉर्मल देखिएगा आपको पकड़ में आ जाएगा कि 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ये तो सेकंड कह सकते हैं इसको, सेकंड है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल के लिए एग्जैक्ट 90 डिग्री से कट करना चाहिए, ऐसा 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो नॉर्मल्स कर्व पर होता है ना, कर्व का मतलब टेढ़ा मेरा लाइन पर, वो आपस में पैरेलल नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, जो स्ट्रेट लाइन पर अगर आप नॉर्मल खींचेगा ना, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर नॉर्मल खींचेगा, लंब, एक लंब, दो लंब, तीन, तो सब आपस में होगा पैरेलल, सारा नॉर्मल, ऑल नॉर्मल सारा पैरेलल। लेकिन जो कर्व पर नॉर्मल खींचाता है ना, लंब खींचाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपस में पैरेलल हो। जाहिर से साफ भी दिख रहा है आपको, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, लेकिन है सब लंब, सब 90, लेकिन किस पर है? कर्व पर लंब है। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, अब बताओ इसका लंब यहाँ होगा कि नहीं होगा? इसका लंब इधर होगा, इसका लंब ऐसे होगा नीचे की तरफ ऐसे, इस पर लंब ऐसे बन रहा होगा, तो है सब देखिए कर्व पर लंब, लेकिन सब का डायरेक्शन किसी का इधर है, किसी का उधर है, दाएं बाएं है, सब कहीं ना कहीं अगर आगे पीछे, इस देखो इस पर कर देंगे तो ये हो गया, क्योंकि कर्व पर न बना रहे, इस पर नॉर्मल यहाँ पर है, तो ऑल आर नॉर्मल, नॉर्मल को हम एन से लिखते हैं, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर है। ये मान लो पी पॉइंट पर है, ये कोई और पॉइंट पर क्यू पर है, ये आर पर है, ये एस पर है, ये टी पर है, ये एम पर है, अलग अलग पॉइंट्स पर सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, लेकिन सारा नॉर्मल पैरेलल नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो नॉर्मल खींचा गया है वो कर्व पर है। जब स्ट्रेट लाइन पर नॉर्मल खींचा जाता है, देखो नॉर्मल अगर लाइन पर होता है तब होगा पैरेलल, ऑल नॉर्मल्स आर पैरेलल, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लाइन टेढ़ा है, तो जैसे ही लाइन टेढ़ा होगा ना तो नॉर्मल अपने आप टेढ़ा हो जाएगा। इसको फील कर पा रहे हैं? यही लाइन को हम ऐसे करके खींच दिया ऊपर करके ऐसे, तो ये वाला तो लंबे रहेगा, इस पर हमेशा लंबा रहेगा, तो घूम गया दाएं बाएं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया अपना नॉर्मल। तो फिगर नंबर 1 बनाइएगा और फिगर नंबर 2 बनाइएगा। अब मेरा सवाल ये है कि बताइए तो अगर हमारे पास एक सर्कल है तो सर्कल पर नॉर्मल खींचा जा सकता है क्या? एक सर्कल पर कितना नॉर्मल्स होगा? इनफाइनाइट नॉर्मल्स होगा। तो सुनो, एक सर्कल पर जैसे टेंजेंट नॉर्मल होता है, बहुत सारा टेंजेंट खींचा जा सकता है, वैसे किसी सर्कल पर बहुत सारा नॉर्मल खींचा जाता है। और अच्छी बात यह है कि जब किसी सर्कल पर आप नॉर्मल प्लॉट कीजिएगा ना तो वो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से होते हुए ही जाएगा। क्योंकि याद कीजिए सेंटर के साथ अगर आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लो ये टच करता हुआ गया, तो जो लाइन टच करता हुआ इसको जाएगा वहीं पर ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ये। तो 90 डिग्री का आपने पढ़ा होगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना बनता है? बोलिए 90 डिग्री। क्लास 10 में ही पढ़े हैं, 10th में भी आप लोग पढ़े हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल यहाँ खींच सकते हैं, एक नॉर्मल ऐसे खींच सकते हैं, यानी कि सेंटर से जितना भी लाइन आप गुजारिएगा ना वो सब उस सर्कल पर क्या होगा? देखो लंब होगा, सब 90 डिग्री, सब 90 डिग्री, सब 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जो निकलता है किसी पॉइंट से ऐसे निकलता है, नहीं निकलता इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे प्लस चार्ज रहेगा तो बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे करके। तो ये जितना भी है ऑल आर नॉर्मल्स एंड परपेंडिकुलर टू द सर्कल। ये सब सर्कल पर कैसा है जी? परपेंडिकुलर बन रहा है। बात समझ में आई? चलिए तीनों फिगर बना लीजिए, काम खत्म हो चुका है। हाँ हाँ बोलो, जितना नंबर मतलब हाँ हाँ घड़ी का जितना कांटा है, जैसे ये घूम रहा है ये भी 90 सब 90 डिग्री बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर सेकंड में 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। किसके साथ? बाहर सर्कमफेरेंस के साथ, सर्कमफेरेंस के साथ। बहुत सारा 90 होगा, 60 के बीच में भी तो बहुत सारा पॉइंट है, एक सेकंड के बीच में भी तो बहुत सारा पॉइंट है। यहाँ पर देखो ना, वो 1 मिनट तो बांटा गया ना। अगर पूछेंगे इन दोनों के बीच में कितना नॉर्मल होगा? इनफाइनाइट नॉर्मल, इनफाइनाइट नॉर्मल, इनफाइनाइट। खींचते जाइए, नॉर्मल खींचा जाए, 90 डिग्री बस बनना चाहिए। देखो हर लाइन 90 डिग्री बना रहा है, इनफाइनाइट नॉर्मल से। नॉर्मल्स खत्म होने वाला है, इसका नॉर्मल खत्म ना होगा। टेंजेंट जैसे इनफाइनाइट होता है वैसे नॉर्मल भी क्या होता है? बोलिए इनफाइनाइट। नॉर्मल भी होता है इनफाइनाइट, उससे भी ज़्यादा होगा इनफाइनाइट, गिनिए नहीं सकते। सेकंड के बीच में भी जो जगह बच रहा होगी पतला पतला लाइन खींच सकते हैं, तो लाखों करोड़। जैसे कैसे रियल नंबर 2 से लेकर 3 के बीच में रियल नंबर कैट होगा, इनफाइनाइट रियल नंबर, वैसे ही नॉर्मल्स भी अनंत होगा। चलिए इसको लिखिए जल्दी। चलिए लिखिए तो लिखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल।
टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो दोनों को हम लोग साथ साथ अब देखेंगे। जहाँ पर टेंजेंट होता है ना असल में वहीं पर नॉर्मल होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दिखाते हैं। सुविधाएँ जानते हो ना ये चीज़, जहाँ पर टच करता हुआ किसी पॉइंट को जाएगा वही पॉइंट से आप एक तो चाहिए तो लंब भी खींच सकते हैं। अब सुनो, मान लीजिए हमारे पास y बराबर fx एक कर्व है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा थ्योरी बता रहे हैं आपको। मान लीजिए ये कर्व है, इसका नाम क्या है, यही है y बराबर fx। अब सुनो, इस कर्व में एक लाइन ऐसे करके गुजर रहा है जिसका नाम मैंने लिखा है p और q। ध्यान से देखते जाइएगा, p और इसका नाम रखा है मैंने q। अब सुनिए, Q को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर Q1 पॉइंट है। अब Q1 पॉइंट को, अब P को फिक्स रखा, P को रख रहे हैं फिक्स्ड और Q को कर रहे हैं क्या, मोशन, मूव कर रहे हैं। तो Q को मूव करते हुए यहाँ पर लेके चले आए। मान लीजिए ये Q2 आ गया, तो अब ये फिक्स्ड है और ये Q2 पर पहुँच गया। ज़रा देखिए तो नीचे आ गया लाइन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब मान लो यहाँ पहुँचा दिया Q3, तो आप बोलिएगा सर P फिक्स है, ये पहुँच गया Q3 पर। अब यहाँ पहुँच गया Q4। तो जैसे जैसे हम लोग Q को टेंस कर रहे, करीब ला रहे हैं P के, ये लाइन धीरे धीरे देखिए डाउन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा ये यहाँ पहुँच गया। अब अगर मान लो ये जो P है Q टेंस टू P हो गया, यानी कि P जो है या Q जो है, हाँ Q जो लगभग एकदम करीब पहुँच गया है P के। टेंस टू का मतलब पता है था आपको, लिमिट्स में है ना। टेंस टू का मतलब बहुत करीब आ गया, इसको एकदम पकड़ के ले गए, यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो उस समय क्या होगा, व्हेन, यहाँ पर देखिएगा, व्हेन Q टेंस टू P, तो उस समय जो ये लाइन होगा, जो सेकंड था, सुनो इससे पहले ये था सेकंड, है ना, दो जगह कट रहा था, हाँ सेकंड था, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। लेकिन जब Q टेंस टू P हुआ, एकदम करीब पहुंच गया, तो ये लाइन फिर ऐसे टच करता हुआ निकल जाएगा। फिर दो जगह नहीं कट करेगा, एक ही जगह कट करेगा। और अब जो ये लाइन गुजरा है इसी का नाम है टेंजेंट। बात समझ में आई? तो व्हेन टू पॉइंट्स कोइंसाइड ईच अदर, जब दो पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है, दो कर्व पर है दो पॉइंट, धीरे धीरे कम कर देगा एकदम करीब में लेकर चले, ओवरलैप हो गया, तो इस समय जो लाइन गुजरेगा उस पॉइंट से, इसी का नाम होगा टेंजेंट। बात समझ में आ गई? अब सुनो, अगर हमारे पास कोई कर्व है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कर्व ऐसे करके है, ठीक है। अब हमको समझ में आ गया कि सर यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, देखो ये है एक टेंजेंट जो इसको टच करता हुआ जा रहा है। सुनिएगा, ये टच करता हुआ इसको जा रहा है, ये सटा हुआ है, थोड़ा सा अलग हो गया ये, तो थोड़ा सा सटा देते हैं और, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ये टच करता हुआ चला गया, तो इसका नाम क्या होगा बोलो, इसका नाम क्या होगा बोलो जी, टेंजेंट। क्या कहलाएगा ये, टेंजेंट, यानी कि स्पर्श देखा, टच करता हुआ जा रहा है। अब जहाँ पर ये टच करता है ना, अगर इसी लाइन पर इस वाले पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींच दीजिएगा परपेंडिकुलर, तो ये इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा और उस कर्व पर भी परपेंडिकुलर होगा। देखो इस लाइन पर तो बहुत सारा लाइन आप परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, सर ये लाइन, ये लाइन, देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पर तो बहुत सारा पर, लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन जो है, ये लाइन इस वाले काला वाले लाइन पर परपेंडिकुलर भी है और साथ का साथ साइमल्टेनियसली इस कर्व पर भी ये कैसा है बोलो, परपेंडिकुलर। तो याद कीजिए, जो लाइन किसी कर्व पर परपेंडिकुलर होता है उसका नाम होता है नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल और टेंजेंट जो होता है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, नॉर्मल और टेंजेंट जो होता है वो दोनों एक ही पॉइंट से होकर गुजरता है। एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है, एक पॉइंट को कट करता हुआ जाता है। देखो ना, टेंजेंट जो है इसी पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है और नॉर्मल उसी पॉइंट को क्या कर रहा है बोलो, कट करता हुआ जा रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना। एक कर्व को, एक मतलब किसी कर्व को एक ही पॉइंट से दो लाइन, एक लाइन टच करता हुआ जाएगा तो बोलेंगे टेंजेंट, और उसी पॉइंट से अगर एक लाइन इसको कट करता हुआ चला जाएगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। बस में आई? तो नॉर्मल वहाँ पर बनता है जहाँ पर कोई लाइन किसी कर्व को टच करता हुआ जाता है। तो यानी कि कितना टेंजेंट किसी कर्व पर, बहुत सारा टेंजेंट, तो हर टेंजेंट पर एक एक लोग क्या कहलाएगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल टेंजेंट, नॉर्मल हमेशा चलेगा पेयर में, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं दोनों को मिला के, नॉर्मल एंड टेंजेंट, या टेंजेंट और नॉर्मल। नॉर्मल आएगा तो वहीं पर टेंजेंट भी आएगा, टेंजेंट आएगा तो उसके साथ साथ नॉर्मल भी आएगा। तो जब हम कभी इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो पूछेगा आपसे नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालिए, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से गुजर रहा है, तो दोनों का इक्वेशन निकालना हम लोग सीखेंगे। लिखे तो इसको,
हाँ, दोनों फिगर बना लीजिए, इसको ज़रूर बनाइएगा। इसको अगर आप चाहें थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, एक्सिस बना दीजिए तो आपको साफ और चीज़ दिख जाएगा, होता हुआ सब कुछ। लो बना दो एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। अब यही फिगर ज़्यादा बनने वाला है, वाई डैश। और ये है अपना मेन कर्व। नॉर्मल टेंजेंट दोनों साथ साथ चलने वाला है, दोनों अलग चीज़ नहीं है ना। बस फ़र्क है, एक जा रहा टच करता हुआ, एक जा रहा कट करता हुआ। बिल्कुल हर पॉइंट पर एक टेंजेंट होगा, हर पॉइंट पर एक नॉर्मल होगा। हाँ, दोनों के साथ रहना ही रहना है ना। हर कर्व के हर पॉइंट पर एक टेंजेंट होगा, एक नॉर्मल होगा, एक टेंजेंट होगा, एक नॉर्मल होगा, यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट एंड इनफाइनाइट नॉर्मल्स। ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो लिख ही दिया, और ये अपना ब्लैक से जो है ये टेंजेंट है। चलिए इसको अच्छे से बनाइए। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम शानदार सा टॉपिक, अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, जैसे कि मीनिंग ऑफ पाई पढ़ा था ना, पाई का क्या मतलब बनता है। अब देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ज्योमेट्री में इसका क्या मतलब बनता है, कहाँ दिखेगा हमको ग्राफ में, कहाँ दिखेगा ज्योमेट्री में, ये डी वाई अपॉन डी एक्स। भूल गए हो? अभी देखो, अब सब बात को भूल जाइए, अभी तो ध्यान से यहाँ देखिएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, सुनो। हाँ, अब देखो ना, अभी इसको कनेक्ट कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि कुछ ऐसा टर्म हमको बताए थे? एक तो ये जानते ही हैं आपके एम बराबर कितना होता है, बोलो टेन थीटा। हाँ, एक तो याद है आपको, डिफरेंशिएशन में क्लास 11 में पढ़ाए होंगे कि अगर हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के साथ, देखो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई उल्टा लिख दी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लगाते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो इसी को बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। याद आया? इस पूरे चीज़ को थोड़ा याद आ रहा है, इस पूरे चीज़ का ही नाम होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो लिखा होता है ना, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, अवकलन गुणांक। याद करो, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट डीसी लिखाए होंगे, 11 में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। अभी बस इतना सा जब ये चीज़ आएगा ना, तो इसी की जगह पर लिख देंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन वाला टर्म डी वाई अपॉन, क्योंकि यही होता है अवकलन गुणांक, इसको बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो थोड़ा सा और याद दिलाते हैं, ये जो हमारे पास होता था ऐसे करके आता था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। याद आया थोड़ा इस टाइप का टर्म? और नहीं याद आया तो सुनो। हाँ, और नहीं याद आया तो कोई बात नहीं है। देखो, y बराबर हम लोग स्टार्टिंग में माने थे एफ एक्स, इसको माने थे 1, और x में थोड़ा सा वृद्धि किए थे तो y में थोड़ा सा और वृद्धि हुआ था। याद करोगे तो यहाँ पर हुआ था एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, हल्का सा दिखाते हैं चूँकि यहाँ पर इस्तेमाल होगा y प्लस में डेल्टा y ना आए थे इस दिन 11 में, बहुत पहले पढ़ाए हैं तो हो सकता है आप भूल गए होंगे। इसको इससे घटा दिए थे तो y से y कट गया, ये वाला इससे घटाएंगे तो ये डेल्टा y बच जाएगा, इधर बचेगा एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, इधर आके ये घट जाएगा माइनस में एफ एक्स, दोनों घट गया आपस में। इसमें हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स करते थे और टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करते थे। लिमिट्स वाले एक्सरसाइज में याद कीजिएगा जिसमें डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे। तो खुद नहीं भी याद आया तो टेंशन न लेना, उतना टेंशन नहीं लेना। आपको याद रखना, जब अभी यहाँ पर ऐसा चीज़ आएगा तो उसके क्या लिख देंगे, डी वाई अपॉन, मतलब ऐसा चीज़ रास्ते में मिलने वाला है, इसीलिए हम वहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको यहाँ पर आप कनेक्ट कर पाएँ। चलिए अब सुनिए ज्योमेट्री में कैसे इसका इस्तेमाल है, ज़रा देखिएगा ध्यान से। इस फिगर को जो हम बना रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरे कर्व को देखो। देखिए यहाँ पर हमारे पास x डैश x है और ये y और y डैश है। एक कर्व हमारे पास है, मान लेते हैं ये कर्व है, इस कर्व का नाम ऐसे करके एक कर्व बना रहे हैं, ठीक है। ये कर्व है हमारे पास और इस कर्व पर 2 पॉइंट है, और ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये कौन सा फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एक कर्व है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है यहाँ पर। अगर आपको ध्यान से यहाँ पर दिखाएं हम तो देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है मान लीजिए P, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है मान लीजिए Q, और P और Q से एक लाइन
जा रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड। क्या बोलेंगे इसको, बोलो सेकंड। छेदक रेखा है ना, जो छेद करते हुए जा रहा है इसको बोलते हैं सेकंड। और ये जो P का कोऑर्डिनेट है ना, तो P का कोऑर्डिनेट है x और y, और ये जो Q है वो P के बहुत करीब है, यहाँ पर है मान लो एकदम बैठा हुआ। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन दिखाएंगे, ट्रायंगल वाला दिखाना तो मुश्किल होगा, इसीलिए थोड़ा सा दूर करके जूम करके इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q का कोऑर्डिनेट है वो x में थोड़ा सा लंबाई बढ़ा है, जैसे कि ये x है, जैसे कि ये 5 है, तो 5.1, 5 पॉइंट का मतलब कितना, 5, अब प्लस में 0.1, तो ये जो 0.1 आप देख रहे हैं यही है डेल्टा x में थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ मान, तो थोड़ा सा आगे चला गया वो। अब y भी देखो यहाँ से यहाँ तक y है, अब मतलब यहाँ पर होगा तो थोड़ा सा y प्लस डेल्टा y होगा, तो इसी को हम लोग जूम करके वहाँ दिखा रहे हैं y प्लस में डेल्टा y। और डेल्टा y डेल्टा x क्या है, थोड़ा सा वृद्धि है, इंक्रीमेंट है और कुछ नहीं है। इसको समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। अच्छा, सेकेंड कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, इस एंगल का नाम रख रहे हैं हम लोग थीटा। क्या रख रहे हैं, बोलो थीटा। कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ, उसका नाम रख रहे हैं थीटा। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, यहाँ से मान लेते हैं हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट इसके सामने वाले एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट उसके सामने। इस डायग्राम को ध्यान से समझना है, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर ये x होगा ना, होगा। और यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा, टोटल लंबाई, तो सर x प्लस में डेल्टा x होगा ना, होगा। ये लंबाई ये वाला x का मान यहाँ से देखेंगे, ये लंबाई x का है और ये लंबाई y का है, तो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा, बोलो तो। वेरी गुड, रुको अभी यहाँ से यहाँ का लंबाई सिर्फ कितना होगा, जो रेड वाला हम लिखे हैं। अगर हम यहाँ पर नाम दे दें इसको PQ, इसमें नाम दे दें RS और यहाँ नाम दे दें T, तो देखो तो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना, डेल्टा x ना होगा। अरे यहाँ से यहाँ तक x है, ये पूरा x प्लस डेल्टा x होती है, डेल्टा ही x ना होगा। इसी में x में थोड़ा सा जुड़ा तो अगला पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग देखो, अब अगर हम लोग यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे करके, इसका नाम लिख दें हम लोग n, मान लो n नाम लिख दिया, ठीक है। तो अब बताओ तो ये लंबाई अगर y है तो ये लंबाई भी कितना होगा, बोलो y होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई y होगा। कोई दिक्कत, फिगर में सारा काम करें, लैंग्वेज हम थोड़ा कम लिखेंगे। अब बताओ टोटल यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा, अगर हम पूछेंगे, वेरी गुड, y प्लस में डेल्टा y, वेरी गुड। जो हाइट है, जो y का हाइट है, x का ये है, y का ये है, तो x इधर से नाप रहे हैं, इधर से इतना, y उधर से नाप रहे हैं। अब बताइए मुझको, अगर हम यहाँ से पूछें आपसे n से लेके q तक का मान, तो क्या डेल्टा y होगा, ये होगा डेल्टा y। साथ के साथ अगर आपने ध्यान से देखा होगा इसको, तो ये डेल्टा x है, तो ये लंबाई भी तो डेल्टा x ही ना होगा। ध्यान से देखोगे ये लंबाई भी हो गया डेल्टा x। और यहाँ एंगल बन रहा है कितना डिग्री, बोलो 90 डिग्री, वेरी गुड। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, वेरी गुड, थीटा होगा। वजह उसका ये, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा वेट किया जाए। चूँकि ये वाला जो है इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन पैरेलल ना हो गया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो पैरेलल लाइन को जो कट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कौन से दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो अभी बोलिए, कोई डाउट नहीं है तो मानते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, लेट y बराबर fx इज ए कर्व एंड p x y बी ए पॉइंट ऑन द कर्व, उसी कर्व पर एक पॉइंट है, एंड जो Q है, Q x प्लस में डेल्टा x, y प्लस में डेल्टा y, b अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है, अनदर पॉइंट ऑन द कर्व, जो उस कर्व पर ही है, एंड वेरी नियरर टू p, p के बहुत करीब में है वो पॉइंट, ठीक है। हाँ, वेरी नियरर टू p, वेरी क्लोजर भी लिख सकते हैं, नियरर टू p, p के बहुत करीब में वो पॉइंट बैठा हुआ है।
चलिए बाकी कहानी तो आप जान ही रहे हैं, इसको हमको लिखने की तो ज़रूरत है नहीं जी। बोलो तो क्या ओ आर बराबर लिखें इस सब काम, सब जान रहे हैं आप लोग, छोड़ दें इसको। सीधा ये बताइए आप मुझको, इन ट्रायंगल, इसमें आइए, इन ट्रायंगल PNQ, ज़रा देखो तो एक नज़र वहाँ पर, रुक जाओ अभी राइटिंग स्टॉप करो ना, तो ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, ये कंसेप्ट समझना एकदम ज़रूरी है। हाँ, अगर PNQ में देखेंगे सो एंगल वेट QN और P, क्या ये 90 डिग्री है कि नहीं है? और 90 डिग्री है। एंड एक और बात अगर हम आपसे पूछेंगे, बताओ PN का मान कितना है, तो सर PN का मान है डेल्टा x। एंड अगर हम आपसे पूछे बताइए QN का मान कितना है, QN का मान कितना है, तो आप बोलिएगा सर डेल्टा y है। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं। एंड और एक बात और अगर हम आप कहें, हेयर जो एंगल हमने माना है एंगल ये वाला STP या STQ, ये भी लिख सकते हैं हमने माना है लेट जो ये लाइन जो हमारे पास जो सेकंड लाइन है, ये वाली सेकंड लाइन है, एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो हमने माना लेट QTS या QTX, QT और x, QTX बराबर कितना मान लेते हैं? थीटा। तो देन तब बताइए मुझको एंगल QPN, क्या ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हमने ये माना थीटा, कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना जी, और जो एंगल बन रहा है वो मैंने थीटा माना है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा? थीटा होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आ गई बात समझ में? इतनी सी बात आ गई समझ में? चलिए इसको पहले यहाँ तक लिख लीजिए, तो फिर आगे कहानी समझाते हैं आपको। पहले यहाँ तक आप लिखिए। यहाँ पर पॉइंट एक तो मिस हो गया है जी, आप लोग शायद देखे होंगे, QB अनदर पॉइंट बोले होंगे, लगता है हम यहाँ पर छूट गया। पॉइंट ऑन द कर्व वेरी नियर टू P, है ना, अनदर पॉइंट ऑन द कर्व। Q एक और पॉइंट है, तो पॉइंट वहाँ पर मिस हो गया। लेकिन यहाँ जमा के रखिएगा, जो बात बता रहे हैं उस पर एकदम ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। सुनो, हम बात कर रहे हैं इसी ट्रायंगल की, किस ट्रायंगल की? PNQ की, जिसमें एंगल 90 डिग्री है। वहाँ पर N आपको दिख रहा है, PN का मान इतना है, QN का मान इतना है। जो एंगल मैंने थीटा माना, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। तो देन अगर कोई आदमी पूछे उसी ट्रायंगल में बताओ जी tan थीटा बराबर कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर P/B। तो tan थीटा यहाँ से देख रहे हैं तो सर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी QN अपॉन, बोलिए PN। क्या ये दिख रहा है आपको? अरे QN अपॉन PN। तो आप बोलिएगा सर तब तो tan थीटा बराबर हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। बहुत छोटा सा चौड़ाई ऊपर वाला और छोटा सा लंबाई नीचे वाला ना, x वाला पार्ट। इतनी सी बात आई समझ में? सुनो, ये हो गया हमारा tan थीटा। कब? जब ये वाला जो लाइन इस कर्व को दो जगह कट कर रहा है। 9। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी, देखो अगर हम आपसे कहते हैं नाउ इफ़ Q को लाए नीचे, द Q टेंड्स टू P, जो Q है ना वो P के बहुत करीब हो, तो सुनोगे क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। ये जो P है ना, ये जो Q है, इसको पकड़ के तो बहुत असल में करीबे है, हम तो दूर करके दिखा रहे हैं ना। अब देखो जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा, मैंने लिखा Q टेंड्स टू P, Q एकदम P के करीब पहुंच गया है। तो Q अगर P के बहुत करीब पहुंच जाएगा, जैसे Q यहाँ पहुंच गया, तो बताओ तो क्या डेल्टा x का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा कि नहीं हो जाएगा? धीरे धीरे। और डेल्टा y भी धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, डाउन 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 डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? Q जैसे जैसे P के करीब आएगा, धीरे धीरे जैसे यहाँ पहुँच गया, सुनोगे ज़रा ध्यान से ये, तो अगर यहाँ पहुँच गया तो ये जो PQ सेकेंड था अब बन जाएगा टेंजेंट, ये ऐसे गुजर जाएगा। देखोगे ज़रा ध्यान से, अब ये नया लाइन हो गया, ये वाला लाइन धीरे धीरे कहाँ नीचे आता जाएगा ना, आता जाएगा। इसको देखो ऐसे, इसको समझो,
अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो Q वाला लाइन है, देखो P को हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, P अपने जगह पर है। अब Q को धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं, तो देखो Q यहाँ गया, Q यहाँ गया, धीरे धीरे क्या एक समय ऐसा होगा कि Q यहाँ पहुँच जाएगा, और ये जो लाइन ऐसे है वो लाइन ऐसे हो जाएगा, ना हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो लाइन हमारे पास है, जैसे Q टेंड्स टू P आएगा, तो ये जो आप लाइन देख रहे थे कौन सा टी क्यू लाइन जो देख रहे थे, वो जो टेंजेंट, वो जो सेकंड था वो बन जाएगा टेंजेंट। यानी कि ये जो हमारे पास जैसे Q टेंड्स टू P पहुँचेगा तो द लाइन, हाँ वो लाइन घूम के कहाँ मिल जाएगा कि करीब पहुँच रहा। हम बोले एक ओवरलैप ना कर जा रहा, हम ये नहीं कह रहे कि एक दूसरे के बैठे, बहुत करीब में है, बहुत करीब में है, इतना करीब में है कि ट्रायंगल एकदम महीन सा बन रहा है, ट्रायंगल इतना छोटा ट्रायंगल बन रहा है जिसको आप देख भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, सेकंड को बदल दिया टेंजेंट में, तो द लाइन जो हमारे पास ये था टी क्यू बिकम्स, क्या बन जाएगा बोलो, बिकम्स टेंजेंट्स, टेंजेंट्स बन जाएगा। और साथ साथ जब क्यू पी के करीब पहुंचेगा तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अरे ये धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ये कम, ऊपर वाला भी y भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो धीरे धीरे पूरा कम। देखो यहाँ पहुँचा तो y का मान इतना सा हो जाएगा, यहाँ पहुँचा तो y का मान इतना सा हो जाएगा, यानी कि डेल्टा x और डेल्टा y दोनों 0 हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है साई, मान लेते हैं इसका नाम साई है, अरे ये थीटा बन रहा है, तो ये कुछ ना कुछ जो टेंजेंट है वो भी तो एंगल बना रहा होगा ना, तो इसको बोलते हैं साई। तो अगर साई है तो ये देखो तो ज़रा ध्यान से, पहले था थीटा, यही वाला ऐसे घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया, तो थीटा की क्या बन जाएगा बोलो, साई बन जाएगा। यानी तीन चीज़ होगा यहाँ पर, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 होगा, और जो थीटा है वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा बोलो, साई हो जाएगा। फाई भी कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली साई से हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। फाई लिख दें क्या, फाई लिख देते हैं, हटाओ जाके BSc में फिर पढ़िएगा इसको, चलो फाई ही लिख देते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा, बनाने में अच्छा लग रहा, फाई लिख देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जब Q टेंड्स टू P पहुंचेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब Q टेंड्स टू P पहुंचेगा माने ये वाला लाइन ऐसे हो जाएगा, तो जो लाइन हमारे पास TQ है वो बन जाएगा टेंजेंट बन जाएगा। साथ ही साथ ये जो डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा, डेल्टा y भी 0 हो जाएगा, और जो थीटा है वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा बोलो, फाई हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में, हाँ। तो देन तब क्या होगा, यहाँ देखिएगा, देन सुनिए, हमारे पास क्या था, ये कंडीशन था, देखो टेन थीटा अब बराबर कितना था बोलिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो टेन थीटा टेंस टू क्या हो गया देखो फाई। तो जब Q टेंस टू P के पास पहुंच रहा, तो यहाँ पर लगाएंगे लिमिट, देखो यहाँ दिखाएंगे टेन थीटा, और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर जैसे Q टेंस टू P के पास पहुँच रहा है, तो जो थीटा है वो टेंस टू क्या पहुँच रहा है बोलो, फाई के पास। तो यहाँ पर थीटा किसके पास पहुँचेगा बोलो, फाई के पास। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी समय जो लिमिट हमारे पास डेल्टा x है वो टेंस टू कितना हो जाएगा बोलो, 0, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो कुछ नहीं, थीटा की जगह पर रख देंगे फाई को, तो यहाँ से लिमिट खत्म हो जाएगा। लिमिट कैसे खत्म होता है, मान बैठाने के बाद, मान बैठाते हैं लिमिट आउट हो जाता है, याद कीजिए लिमिट में मान निकालने का तरीका। तो हमारे पास यहाँ हो गया 10 फाई बराबर, अब देखो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये कितना हो गया, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0, इसी को हम लोग बोलते हैं dy अपॉन dx। बात समझ में आई। तो ये हमारा हो गया dy अपॉन dx, क्या हो गया अब सुनोगे, dy अपॉन dx जो हो गया 10 फाई, और 10 फाई क्या है, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट को जो टच करता हुआ एक लाइन जा रहा है उसका स्लोप है। मतलब स्पर्श रेखा की ढाल किसी कर्व को किसी पॉइंट पर टच करता हुआ जो लाइन जा रहा है उस कर्व के ढाल को हम लोग बोलते हैं टेन साई, और उसी को हम लोग dy अपॉन dx भी कहते हैं। मतलब dy अपॉन dx उतना दिन से हम लोग निकाल रहे थे, वो किसी कर्व के किसी पॉइंट को टच करते हुए जाने वाले टेंजेंट का ढाल निकाल रहे थे, m निकाल रहे थे। तो असल में आप चाहें तो इसको m भी बोल सकते हैं। तो आज के दिन से हम लोग याद रखेंगे m बराबर 10 थीटा, फाई भी लिख सकते हैं, 10 साई भी लिख सकते हैं। चलो अभी एंगल साई लिख रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलेंगे dy अपॉन dx। बात समझ में आई। हाँ वैसा भी कर सकते हैं।
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी पूरा कैलकुलेशन हम कर दिए हैं तो सबको ठीक करना पड़ेगा, इसलिए थीटा और फाई रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो निकल रहा है किसी पॉइंट पर निकलता है, तो किस पॉइंट पर बोलो तो ये आदमी डी वाई अपॉन किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम कितना, एक्स और वाई। तो यहाँ पर नीचे में हम लिखेंगे ये जो ढाल निकला है वो एक्स और वाई पॉइंट पर निकला। बात समझ में आई? लिखिए, यानी कि हर पॉइंट पर किसी कर्व का हम लोग ढाल निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे डी वाई, जो कर्व दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और वो वाला पॉइंट बैठा देंगे तो निकल गया एम का मान। और जब एम निकल गया तो उसका इक्वेशन का सब कुछ निकाल सकते हैं। लिखिए पहले इसको। हाँ हाँ, कोई भी स्लोप ही है असल में। डी वाई अपॉन डी एक्स जो अभी कर रहे हैं हम लोग असल में स्लोप ही है। आज हम लोग उसको स्लोप में कन्वर्ट किए हैं। लिखिए पहले इसको, लिखिए। चलो इसमें हम पहले नंबरिंग करते हैं ताकि बाद वाले बच्चे को अच्छे से समझ में आए। ये टॉपिक काफ़ी कंसेप्चुअल है जी, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ना नुकसान ना होगा, अब ये तो भेजबे करेंगे। सही बात है। ये है कि न से हाँ सही, इसका छूट गया किसी वजह से तो उसका कवर हो जाएगा। लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में तो फ़र्क पड़ता ही है, आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन यह है कि छूटने का पूरा अफसोस नहीं होगा, फील ना आएगा पूरा मेरा छूट गया क्लास। बहुत सारा बात इससे भी सीख लेगा बच्चा। अगर धीरे धीरे आदमी वीडियो को देखे, 1x पर देखे, स्पीड घटा के मेरे वीडियो को, तो उसको समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है। कहानी क्या क्या हम सुना रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है ये होता है कि निकाले अपना टॉपिक कवर करने के लिए। उधर से आ गया, हाँ डिबेट चल रहा है कन्हैया कुमार का, पता चला उसी में देखने में 10 मिनट चला गया। तो ऐसा होता है हम लोग के साथ में। हाँ डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन वो है कि जो थोड़ा सा सीरियस बच्चा है तो वो पढ़ लेगा मोबाइल से। हाँ तो हम करते हैं, बस उसको फ्लाइट मोड में डाल देते हैं और ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर लिए और उसको देख लिए, बस खेल खत्म। हाँ किसी का नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, कोई कॉल करेगा तो स्विच ऑफ बताएगा, टेंशन ही नहीं है हमको। स्विच ऑफ बताता है फ्लाइट मोड में। अब सुनिए, सब कुछ भूल जाइए, ई वाले फिगर को याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन तो देख लिया आप लोग कैसे कैसे हो रहा है। अगर आपको याद रह गया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहा तो टेंशन एकदम न लेना है। आपको याद रखना है एक चीज़, मान लीजिए हमारे पास ये एक कर्व है y बराबर fx, इसको एक लाइन टच करता हुआ ऐसे करके जा रहा है। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जिसका नाम है अल्फ़ा और बीटा। अब कोई एक नाम दे दिया मैंने, एक्स वाई छोड़ के एक नया नाम दिया अल्फ़ा बीटा। 1 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लाइन ही कहलाता है टेंजेंट। ये क्या है बोलो, टेंजेंट कहलाता है। और ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, इसी एंगल का नाम क्या है, मान लीजिए थीटा। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, कहाँ, एट अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा पर जो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान होगा वही मान बराबर होगा किसके बोलो, टेन थीटा के। अब वही को हम लोग कहेंगे m। तो घुमा के भी आप बोल सकते हैं ऐसे करके, सर m बराबर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, या ऐसे लिखो, रुको m बराबर टेन थीटा, जो आप लोग पहले से जान रहे हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी का मान इसके भी बराबर होगा। इसी कर्व का बस डिफरेंशिएशन कर देना। मतलब ये कर्व ऐसे करके दिया गया, देखो कर्व दिया x² प्लस में 5x प्लस में 3, डिफरेंशिएशन करेंगे फट से, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, ये वाला मान बैठा दिया 1 2 उसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 बैठा दिया। निकालने के बाद जो आया वही स्लोप निकला। एंगल से मतलब बदल दिए इक्वेशन। हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा और बीटा दोनों ही बराबर है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, जो आप डी वाई अपॉन डी एक्स देख रहे हैं एट अल्फ़ा बीटा, ये क्या है, इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्पर्श रेखा का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। किसी कर्व पर किसी टेंजेंट का क्या है, ये एक स्लोप है एट पॉइंट, बोलो एट पॉइंट अल्फ़ा बीटा। बस ये असल में स्लोप है जिसको आप सीधा सीधा m लिख सकते हैं। m बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट अल्फ़ा बीटा पर ये किसी, फिर से बोलो, हाँ वैसा भी कर सकते हैं, एंगल निकालने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं।
चलिए इसको लिखे तो जल्दी से। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है dy अपॉन dx। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने वैसा ही चिपका सकते हैं। आप जहाँ dy dx लिखे वहाँ बीटा कर देंगे y की जगह और x की जगह अल्फा। यहाँ बीटा और अल्फ़ा बीटा अल्फा किए ना, जैसे वहाँ बताए थे एक्स वाई लिख देंगे, एक्स वाई के इक्वेशन वहाँ बस अल्फा बीटा कर दिए। वहाँ ही मान चाहिए वहाँ मतलब अल्फा बीटा को वहाँ ही ऊपर लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स के ना। यहाँ डी वाई डी अल्फ़ा बीटा नहीं जाएगा, अल्फ़ा बीटा तो पॉइंट न है। चलेगा एग्जांपल बताते हैं, रुकिए एक तो एग्जांपल देख लीजिए। तब हमारे पास कह रहा है कि स्लोप निकालिए इस कर्व पर जो y बराबर लिखा हुआ है x² प्लस में 4x प्लस 3, अब पॉइंट दिया गया 3 और 4। देखो अच्छा आपने डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ, आपसे कह रहा सुनो कह रहा इस कर्व को उस टेंजेंट का स्लोप निकालिए, इस कर्व पर उस टेंजेंट का स्लोप निकालिए जो इस कर्व को 3, 4 से टच करता हुआ जा रहा है। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, यहाँ से हमको लिखना चूँकि y बराबर लिखा हुआ है x² प्लस में 4x प्लस में 3, तो सबसे पहले निकालेंगे dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx हो जाएगा 2x प्लस में 4। इसलिए लिखेंगे m बराबर मतलब स्लोप dy अपॉन dx एट किस पॉइंट पर निकालना हमको 3 और 4 पर। तो x का मान 3 रख दीजिए, y का मान 4 रख दीजिए। तो सर यहाँ तो x है, y तो है ये नहीं है, तो और अच्छा है। यानी कि 3 प्लस में 4, तो देखो तो कितना हो गया 3 दूनी 6 प्लस में 4, 6 4 कितना हो गया बोलो 10। यानी कि m का मान कितना निकला, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। m का मान 10 ये बता रहा है, सुनोगे थोड़ा सा फील आना चाहिए इसका। 10 बता रहा कि m सबसे पहले पॉजिटिव है। m पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एंगल जो भी बन रहा होगा ये कर्व को जो टच कर रहा होगा वो 0 से 90 के बीच में बन रहा होगा। यानी कि बिना थीटा और बिना कुछ किए हुए हम लोग खाली डिफरेंशिएशन किए और बता दिए हैं कि ये जो टच करता हुआ जा रहा होगा, जो टेंजेंट एंगल बना रहा है इसके साथ, वो 0 से लेके माइनस में आता तो समझ जाता। हाँ 90 के बीच में। अब माइनस आता तो समझ जाते कि 90 से बड़ा है। तो भी समझ जाए। वेरी गुड, लिखिए इसको। अभी काफ़ी मज़ा आएगा, करेंगे ना तो इसको भुला देगा आपको। उसमें एक नया दुनिया है, एकदम 3D इमेजिनेशन है, प्लेन है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, हवा में कट कर रहा है, एंगल बन रहा है, एकदम नया फिगर सब बनेगा, एकदम शानदार फिगर। तो ये भी भूल जाइएगा। साइन कॉस पढ़े थे, dy अपॉन dx पढ़े थे, सब एकदम नया दुनिया है वो। चलिए ज़रा सा हमको मान निकाल के आप लोग दिखाइएगा तो एक सवाल को, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अभी तो बचा हुआ है ही, अभी तो इक्वेशन में निकालना बाकी है। अभी तो स्लोप खाली निकालना सीखे ना। अब स्लोप पता चल गया तो क्या निकालिएगा, इक्वेशन याद करो। फार्मूला एक तो बताए थे, m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, याद आ रहा है। यही तो अब मेन टॉपिक है, जो इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। अभी स्लोप निकाले, टेंजेंट का स्लोप निकाल लिए तो स्लोप पता चल गया तो क्या निकाल सकते हैं, उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। आप देखो m पता है और जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो पॉइंट आपको पता है, तो कोई बोलेगा बताओ इसका इक्वेशन क्या होता है ना, निकाल दीजिएगा। m का मान आपको पता है, किस पॉइंट से गुजर रहा है, तो गुजर रहा है सर 3 और देखो m का मान आपको दे दिया है 10, अभी जो आपने निकाला 10। आपको पूछेगा बताओ इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, कर दें कैसे पर। वेरी गुड। तो सुनो ऐसा करते हैं, इसको कर ही लेते हैं। ये सवाल आपने पूछ लिया है तो हम बता ही देते हैं। हाँ सुनो, अगर हमने आपसे ये कहा कि ये लाइन ऐसे करके क्रॉस कर रहा है, किस पॉइंट से गुजरा बोलो, इस पॉइंट से, इस टेंजेंट का आप मुझको बताइए स्लोप कितना है, तो आप बोलिएगा स्लोप सर 10 है, अभी जस्ट हम लोग निकाले। तो अगर हम आपसे पूछें बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि किसी पॉइंट से अगर गुजरता है, मान लो x1 y1 से गुजर रहा है एक लाइन और इस लाइन का m हमको पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड विद स्लोप m। ये होता है m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x ना होता है। तो m का मान कितना बोलो 10, y माइनस y1 का मान बोलिए 4, x माइनस x1 का मान बोलिए 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 10
x माइनस 3 और y माइनस 4। ध्यान से देखिएगा, ये जो निकल गया 10x माइनस में 30, y माइनस 4, y को इधर बुला लीजिए तो 10x माइनस में y और 30 को उधर कर लीजिए तो माइनस 4 प्लस 30, तो ये हो गया 10x माइनस y और ये हो गया 26। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4। देखो ये उस लाइन का इक्वेशन है जो इस कर्व को 3, 4 से टच करता हुआ जा रहा है ना। आपसे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द कर्व 3 and 4, और कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा। तो इस कर्व से आपने निकाल लिया सबसे पहले स्लोप, और स्लोप निकल गया तो पॉइंट आपको पहले से पता था, सारा इक्वेशन पर लाके बैठा दिया। तो ये वो इक्वेशन है जो उस कर्व को 3, 4 से टच करता हुआ छूता हुआ निकल जा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई है ना, ना डिफरेंशिएशन आ गया, स्लोप निकालने वाला काम खत्म। हाँ नहीं, अब जो है डिफरेंशिएशन काम यहीं तक खत्म हो गया, स्लोप निकाल के दे दिया, आपको इजी कर दिया, स्लोप निकाल दिया, उसके बाद आपको अब इक्वेशन वाला काम वही पुराना करना। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहे थे हम आपको, पहले इसको लिखिए, जब आपने पूछ दिया था ज़रा सा इसको लिख लीजिए। यानी कि सिर्फ स्लोप निकालने का काम यहाँ ना सीखना है, स्लोप के साथ साथ उस टेंजेंट का इक्वेशन भी आपको निकालना है। तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन हम लोग जानते ही हैं, किसी पॉइंट से पास कर रहा है एक स्लोप हमको पता है, तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है हमको, m बराबर y माइनस y1 और x माइनस x है ना, पढ़ाए थे ये तो अभी पढ़ाए हैं हाल फिलहाल में, जब हम लोग पढ़ा रहे थे एरिया बाउंडेड बाय कर्व में, एरिया बाउंडेड उसमें इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन सब पढ़ा दिया आपको। तो हाँ रिवीजन पूरा करा चुके हैं आपको, ये वाला इक्वेशन थोड़ा थोड़ा आपको याद भी है। इसी का बस एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम लोग निकाल देंगे, कहानी ख़त्म। हमको ऐसा लगता है कि जब बच्चा स्टार्ट करेगा तो छोड़ने का मन नहीं करेगा, चलता जाएगा, टॉपिक ही ऐसा चल रहा है इंटरेस्टिंग कि वो पढ़ता ही चला जाएगा पूरा। करीब बैटरी खाली चार्ज होना चाहिए, है ना जी, हाँ बैटरी खाली चार्ज होना चाहिए, जो भी बच्चा इसको स्टार्ट करेगा। चलो मान लीजिए हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है x³ और माइनस में 4x और प्लस में 3, ठीक है, और गुज़र रहा है ये p बराबर 1, 3 से, ठीक है, या चलो इसके गुज़र रहा है 2 और 1, 3 लिखते हैं, 1, 3 से गुज़र रहा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप बताइए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन। चलो इक्वेशन भी निकालना है, उसका स्लोप भी निकालना, 90 से बड़ा 180 से छोटा निकाल लीजिएगा आराम से। आप बोलिएगा सर एकदम बच्चा वाला काम है, y का मान कितना हो गया, बोलो x³ और माइनस में 4x प्लस में 3, बोलो सबसे पहले स्लोप निकालना होगा, क्या निकालेंगे, dy/d, यही है स्लोप अपना, बहुत काम का चीज़, 3x² और माइनस में 4 + 0। अब हमको निकालना है dy/dx किस पॉइंट पर, क्योंकि स्लोप तो बहुत सारा ना होगा, टेंजेंट एक तो थोड़े लाखों करोड़ टेंजेंट, कह रहा है उस पॉइंट से का टेंजेंट जो 1, 3 को टच करता है, तो 1, 3 को टच करता हुआ टेंजेंट हमारे पास हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4, हाँ खाली x से आ रहा है, यहाँ पर x आएगा ही, खाली x 3 माइनस 4, कभी x और y दिया दोनों जगह तो निकालिएगा बैठ के, ये आ गया -1। तो ये क्या निकल गया, बोलो m, वो m निकला है, सुनो उस टेंजेंट का m निकला, यानी कि स्लोप निकला है जो इस कर्व को 1, 3 से टच करता हुआ जा रहा है, 1, 3 से टच करता हुआ जा रहा है। तो आपको पता चल गया इसका m, तो आप क्या निकालिएगा, इसका इक्वेशन, इसलिए क्या लिखेंगे, बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट ट्रायंगल लिखा जा रहा है, टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, बोलो m बराबर y माइनस y1 और नीचे x माइनस x1। बात समझ में आई, बैठा दीजिए मान यहाँ पर, m का मान बोलो, m का मान -1, y माइनस y1, बोलो जी y माइनस y1 का मान अब यहाँ से इस्तेमाल होगा, x माइनस x1 यानी कि 1 हो गया। चलो मान बैठा दीजिए फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 है, गुना करो इसको इससे जी, इसको इससे गुना करो, y माइनस 3 इधर गुना कीजिए -x माइनस 1, तो हो गया y माइनस 3 -x प्लस 1, बोल दी दाएँ बाएँ कर लीजिए, x इधर हो गया प्लस y हो गया और 3 को उधर कर दो तो 4 हो गया। देखो ये वो इक्वेशन है जो इस वाले कर्व को, अभी मोबाइल रहता है ना आपको दिखाते हैं हम, इस वाले कर्व को खींचते और जैसे ही वाला लाइन प्लॉट करते ना, इसको 1, 3 से टच करता हुआ निकल जाता। ये कर्व जैसा भी होता है, ये कर्व ऐसे ऐसे होगा, ऐसा नहीं चल होगा। घर पर सब काम कीजिएगा आप लोग, घर पर ग्राफिंग कैलकुलेटर में सब डालिएगा, नहीं तो कल हम आपको दिखाएंगे। चलिए लिखिए इसको, तो आपको कर्व दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, आप आराम से स्लोप निकाल लीजिएगा। इक्वेशन अगर बोलेगा निकाले तो निकालिएगा, नहीं बोलेगा तो छोड़ दीजिएगा। पहले 6-7 सवाल में तो खाली आपको पूछेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट,
फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, टेंजेंट का स्लोप निकालना, और कुछ नहीं। तो ठीक कर लो। इस वाले को लिखने के बाद इसका कैलकुलेशन यहाँ किया हुआ है। इस टेंजेंट का इक्वेशन कैसा दिख रहा है हमको, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, x + y = 4। देखो ये है जी, x + y = 4। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन, अरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा है ना, रैखिक समीकरण। तो ये जो टेंजेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ना होता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो ऐसा ही दिखेगा। तो साफ दिख रहा है, ये है स्ट्रेट लाइन। सही बात है, इसको मिटा देते हैं और बच्चा भी कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको हटाइए। बात सही है। लिखिए, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट अल्फ़ा बीटा। लिख दो पूरा, एक लाइन में लिख दो, एक लाइन में हम भी लिख दिए। आप लोग 2 लाइन भी लिख सकते हैं, हाँ 2 लाइन में जाएगा। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट अल्फ़ा बीटा। बस ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला एकदम बच्चा वाला काम है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। बोलिएगा सर ऐसा तो होवे करेगा, ऐसा ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप ही लोग बोलिएगा हाँ सर ऐसा होगा। उनको पहले इसको रोकते हैं, तो टॉपिक उसको समझ में आएगा। 3 ठो एकदम नॉर्मल टेंजेंट जो चल ही रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तीनों एकदम कनेक्ट है इसी से, dy/dx से। सुनो जी, यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं और उधर करेंगे कैलकुलेशन। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक कर्व है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट को यहाँ पर टच करता हुआ जा रहा है। थोड़ा सा हम ऐसे, हाँ, इसका नाम मैंने रखा p और बीटा। कर्व का नाम रखा मैंने y = fx। कुछ भी हो सकता है, अब तो हमको ना पता है कि कोई पार्टिकुलर कर्व है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं वो tan थीटा बन रहा है। तो बताओ तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। ये टेंजेंट है, टेंजेंट तो आप बोलिएगा टेंजेंट नाम दे दें इसका नाम t दे देते हैं। चलो बात करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। देखिएगा, तो हम सबसे पहले इक्वेशन निकालने के लिए किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट भी एक लाइन है, तो उसका हमको स्लोप चाहिए। अच्छा, किस पॉइंट से गुजर रहा है वो हमको पता है, तो हमको स्लोप चाहिए इसका। तो निकालेंगे सबसे पहले क्या, हम लोग बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या आपको टेंजेंट का स्लोप पता है? यस सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। जो भी हमारे पास कर्व है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन और उसके जगह पर बैठा देंगे अल्फ़ा और बीटा। पता चल जाएगा इसका स्लोप कितना है, तो बैठा दिया यहाँ पर अल्फ़ा बीटा। तो यही स्लोपे का तो दूसरा नाम हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको m से। तो हमको पता चल गया m बराबर कितना हो गया, बोलो dy/dx अल्फ़ा और बीटा। ध्यान से देखिएगा, बस जादू होने वाला है, पूरा चेंज करने वाला अल्फ़ा बीटा में। सो इक्वेशन क्या होगा बोलो, इसलिए इक्वेशन हम लोग जानते हैं। इक्वेशन कितना होगा, तो m बराबर होता है किसी पॉइंट से जब पास करा तो y - y1 और नीचे x - x1। m का मान कितना बैठा देंगे बोल दीजिए, dy/dx। एट पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो, अल्फ़ा और बीटा पर। चलिए y - y1 का मतलब बीटा और x - x1 का मतलब अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ आगे गुना हो जाएगा, है ना, ये वाला इसके साथ आगे गुना हो जाएगा। यानी कि x - अल्फ़ा मल्टीप्लाई में, या ऐसे सुनो, dy/dx एट अल्फ़ा बीटा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा x - अल्फ़ा बराबर y - बीटा। क्या ये ठीक है? देखो तो आपके किताब में इक्वेशन ऐसे लिखा है, देखो y - बीटा और ऐसे करके x - अल्फ़ा और dy/dx एट अल्फ़ा बीटा। क्या दोनों चीज़ सेम है कि नहीं है? बस, यानी कि आप m वगैरह सब भूल जाइए। ये वो इक्वेशन है जो टेंजेंट का इक्वेशन है, जिसका जो टच करते हुए जा रहा है अल्फ़ा और बीटा पर। तो यहाँ इसका स्लोप लिखा हुआ है, यहाँ वो जो पॉइंट से गुजर रहा है वो अल्फ़ा और बीटा का मान लिखा हुआ है। मतलब आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, खेल ख़त्म।
यही वो फार्मूला। अब कुछ काम ना करना, आपको सीधा dy अपॉन एक्स निकालना, अल्फा बीटा पर निकालना, इस फार्मूला पर लाके बैठा देना। फार्मूला याद कैसे कीजिएगा, y माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा dy अपॉन एट अल्फा बीटा, बस खेल खत्म। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आई? अब इसमें m वगैरह सब गायब कर दिया। असल में ये ma है जो छुपा हुआ है, इसको dy अपॉन एक्स के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। है असल में ये m ही, असल में ये m ही है। बारिश होने वाली है क्या जी? मौसम ठंडा हो गया है ऐसा लग रहा है ना? तो ये हम लोगों ने सीखा क्या अभी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन। दो ठो इक्वेशन यहाँ पर सीखना होता है हमको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ लेंगे, अभी एग्जांपल लेंगे। वी नो डैट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा ऐसा होता है जो m स्लोप हो और इस पॉइंट से पास करे, मान कर ही बैठा दिया गया। लिख लिया क्या इसको? लिख रहे हैं अभी, लिखिए। हो गया आप लोगों का क्या? देखिए यही वाले को मैंने सिर्फ ऊपर कर दिया शिफ्ट, नीचे से। चलो इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब ज़रा ये देखो तो, ये हुआ टेंजेंट। ये क्या हुआ बोलो? टेंजेंट, जो टच करता हुआ जा रहा है, इसका नाम है टेंजेंट। क्या अगर यहीं से एक लाइन अगर हम ऐसे खींच दें तो इसी का नाम क्या होगा बोलिए? नॉर्मल। ना हो गया नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट साथ साथ चलता है, तो इसका मतलब इसका भी कहानी यहीं से होगा, कुछ नया न करना होगा। तो इसका मतलब नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या इसका इक्वेशन न निकाल सकते हैं? यस सर, ये भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है अल्फा बीटा से। अरे दोनों का तो पॉइंट कॉमन है, खाली अगर हमको कोई आदमी इसका कान में स्लोप बता दे तो हम इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होगा बोलो तो इसका कोई आदमी? नो, अनडिफाइंड नहीं होगा। ये 90 डिग्री इस पर एक्स एक्सिस पर नहीं बना रहा है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो हाँ सुनो सुनो सुनो, इसका स्लोप हमको पता है और इसका स्लोप हमको निकालना है। दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री है कि नहीं है? तो याद कीजिए, जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर 2 में आ जाइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सुनो, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है ना, तो नॉर्मल किस पॉइंट से गुजर रहा है वो पॉइंट तो हम लोग को पता है। अब नॉर्मल का हमको सिर्फ स्लोप चाहिए, तो स्लोप कैसे निकलेगा बोलो? लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ, देखो वी नो डैट, हम लोग लिखेंगे वी नो डैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो तो ये लिख रहे हैं हम टेंजेंट, अब मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या ये दोनों गुना -1 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। पीछे वाला थ्योरम से, दो लाइन परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का गुना कितना होगा? -1। अब बताइए हमको तो निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बोलो जी? तो नॉर्मल का सन स्लोप होगा -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा कितना हो गया? स्लोप ऑफ -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट आप पहले से निकाले हुए। देखिए देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy अपॉन dx एट अल्फा बीटा। चलो इसको जैसे लिखो तो, बस यही वाला मान उठा के अब इस जगह पर ला के बैठा देंगे। जैसे लिखे तो चलिए, तो इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ ध्यान दो, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? तो फार्मूला वही होता है, m बराबर कितना होगा बोलो? y माइनस y1 नीचे x माइनस x1। फार्मूला वही है। बोलो इस बार जो m का मान है वो ये है, ये जो m का मान है इस बार ये है। ये किसका स्लोप है? नॉर्मल का स्लोप है। तो नॉर्मल का स्लोप ये बैठेगा -1 बाय dy अपॉन dx, और यहाँ कितना होगा बोलो? अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ कितना होगा बोलिए? y माइनस बीटा और x माइनस अल्फ़ा। हल्का सा दोनों में फ़र्क होगा, आप भी उसको पकड़ लीजिएगा फ़र्क को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो इस बार किससे गुना होगा? ये उससे जाके गुना होगा, है ना? ये गुना होगा इससे, तो आप इसको कह सकते हैं कि सर ये इधर जाके गुना हो गया, तो हो गया कितना बोलो तो? ये इधर आके गुना हो गया। तो ऐसा करो, पहले इधर गुना करो, तो y माइनस बीटा अब मल्टीप्लाई में हो गया dy अपॉन dx और अल्फ़ा बीटा, यही ना हुआ? अब बराबर में माइनस में हो गया है x माइनस अल्फ़ा। अब इसको इधर बुला लो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे इसका फॉर्म हम लोग। तो ये हो गया x माइनस अल्फ़ा अब प्लस y माइनस बीटा और dy अपॉन dx और ये अल्फ़ा बीटा। तो ये जो इक्वेशन हुआ ना, ये हुआ नॉर्मल का। ऊपर जो बताए थे वो टेंजेंट
टेंजेंट का देखो तो दोनों में कुछ कुछ फ़र्क दिख रहा है। टेंजेंट में लिखा हुआ y माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा के साथ डी वाई अपॉन डी गुना में है। यहाँ देखो y माइनस बीटा के साथ डी वाई अपॉन डी गुना में। हाँ, उधर भी कर सकते हैं घटाव में, लेकिन घटाव में करने के साथ साथ क्या इसमें x माइनस अल्फ़ा के साथ गुना है और इसमें y माइनस बीटा के साथ गुना। ये चीज़ भी फ़र्क है ना। इसको ऐसे ही याद रखो, जब नॉर्मल का निकालना हो, सॉरी टेंजेंट निकालना होगा तो y माइनस बीटा करके x माइनस अल्फ़ा डी वाई अपॉन डी एक्स, और जब नॉर्मल निकालना होगा तो ऐसे बैठाएंगे। और सब कुछ अगर भूल भी गए ना तो टेंशन न लेना, जो भी इक्वेशन निकालना इसी पर बैठा देना। ये तो नहीं है भूलिएगा, m बराबर y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। अगर मान लो ये फार्मूला भूल भी गई, किताब में आपके लिखा हुआ है और इसका डेरिवेशन जो है आपको आना चाहिए। कभी कभी ये दे देता है कि नॉर्मल का है कि टेंजेंट का पहचानिए, तो नॉर्मल टेंजेंट ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एग्जाम में कह रहा है नॉर्मल टेंजेंट निकाल, तो इस फार्मूला का कोई काम नहीं, आपको नहीं भी याद है आप डायरेक्ट इस वाले को लिखिए। m निकालना है, चाहे नॉर्मल हो चाहे टेंजेंट, उसका हमको m चाहिए। m निकल गया, जो पॉइंट से पास कर रहा हो हमको पता चल गया, खट से इक्वेशन निकाल देंगे। करें एक सवाल लिखो, बस एक सवाल बता देते हैं, एक सवाल आज यहीं पर, एक सवाल के बाद आप घर से बनाइए। लिखिए सबसे पहला सवाल। ये फार्मूला न भी याद है तो टेंशन न लीजिएगा कि फार्मूला सर याद करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ ना। देखो बिना फार्मूला के भी हम लोग बना देंगे, बिना फार्मूला के भी आप पकड़ लीजिए कि हाँ सर ऐसा ऐसा हो रहा है। देखो तो सवाल लिखो तो कह रहा फाइंड द, हाँ बस कंसेप्ट आपको सीखना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, कह रहा इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। चूँकि इतना मेहनत से हम लोग पढ़े हैं तो एक तो सवाल बनना ज़रूरी है। नॉर्मल एंड द नॉर्मल, कह रहा है नॉर्मल और टेंजेंट का क्या निकालना जी, अदर इक्वेशन है। टू द कर्व, किस कर्व पर निकालना है तो सवाल में दिया रहेगा। कर्व हमारे पास y बराबर x पर पावर 4 6x³ माइनस में 10, सॉरी माइनस में प्लस 13x² माइनस में 10x और प्लस में 5 एट द पॉइंट। किस पॉइंट पे, देखो ये पॉइंट दिया गया है, पॉइंट से क्या पता चलेगा आपको, अल्फा और बीटा। देखो अल्फा बीटा पता है, वाई भी पता है आपको। खट से डी वाई अपॉन निकाली, वाला पॉइंट बैठाइए, स्लोप निकाला, स्लोप निकल गया तो टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल दो, खेल खत्म। तो फार्मूला आप चाहो तो इसको रट लीजिए और नहीं तो छोड़ दो। m बराबर y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स, वही याद रखो, छोड़ दो इस फार्मूला को। वही सही है, हाँ वही ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप तो कंफ्यूज कर सकते हैं कि आगे कौन है पीछे कौन है। आगे 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कन्फ्यूज़न से बचने के लिए बस देखो ना, शानदार सवाल देखा। इस सवाल को जाके घर पर कैलकुलेटर से अपने से इसमें कानूनची करना है, ठीक है। इसका इक्वेशन डालना है ग्राफिंग कैलकुलेटर पर, और जो आएगा तो उसको डालोगे, देखो टच करता हुआ निकलेगा, एक तो परपेंडिकुलर जाएगा, उसी पर एकदम शानदार सा कर्व बनेगा। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन कर्व। क्या दिया हमारे पास, गिवन कर्व क्या दिया बोलो, y बराबर x पर पावर 4 6x³ 13x² और माइनस में 10x और प्लस में 5। सुनो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसलिए dy अपॉन dx। बोलिए कितना हो जाएगा, तो सर 4x पर पावर 3 6 18 x² 13 दूनी 26x माइनस में 10, उधर तो जीरो ही हो गया, इसलिए dy अपॉन dx एट कितना पर निकालेंगे हम, 1 और 3 पर, यानी कि 1 और 3 पर 1 3 का मतलब x का मान 1 और y का मान कितना हो गया था 3 होगा। तो लिखेंगे 4 इंटू सर 1 का क्यूब 18 इंटू 1 का स्क्वायर 26 इंटू 1। अच्छा क्या हो, कोई दिक्कत ना, देखो ना 4 माइनस 18 प्लस 26, बोलो कितना आ गया, 26 4 30 में 18 घटा दिया तो कितना बचा 12 बच रहा है, हो गया काम खत्म। क्या निकल गया, ये जो निकला m निकला, m तो m पता चल गया हमको कितना है, ये बोलो m कितना निकल गया, 12। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम लोग, चेक कीजिएगा। m का मान यहाँ 2 दे रहा है, ये निकाल रहा है m का मान 2। देखो तो हम लोग कहाँ पर गड़बड़ किए हैं, कोई आदमी बताइएगा तो 4x³ 6 18 ठीक है 6 18 लिखे, 13 26x सही है, माइनस 10, ओहो 10 छोड़ दिए, 10 मिस हो गया है, 10 मिस हो गया है, 10 है ना जी, 10 जो मिस हो गया इसी की वजह से गड़बड़ हो गया। तो देखो तो कितना हो गया, माइनस 10 है, सॉरी वो भी माइनस 10 है। देखो एक गलती से अभी सब गड़बड़ हो जाता। तो m का मान कितना हो गया बोलिए
m का मान हो गया है। डायरेक्ट वही अब सुनो, m का मान जो 2 निकला वो किसका स्लोप निकला? टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोलो, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट, ये निकला टेंजेंट का स्लोप, यानी कि m बराबर कितना हो गया? बोलो 2। तो अगर हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो m बराबर y माइनस y1 x माइनस x1 कहला उसका फार्मूला याद रखेंगे। हमको स्लोप पता चलिए गया, स्लोप निकालने का शानदार फार्मूला मिल गया हमको, dy/dx। सीधा यहाँ रखेंगे सर, ये हो गया 2, ये हो गया y, अब y1 का मतलब जिस पॉइंट से गुजर रहा है ये 3 और x माइनस x1 यानी कि 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस 2 y माइनस 3। शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा सा, 2x माइनस 1 बराबर -1। क्या ये ठीक है? देखो ज़रा ध्यान से, यही वो लाइन है जो इस कर्व को 1 3 पर टच करता हुआ निकल जाएगा। देखो इक्वेशन क्या दिया इसने दिया 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक ही बात है, 2x माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण, जाहिर सी बात है। अब बताओ कोई आदमी हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? कौन बोलेंगे? बोलो जी जल्दी से बोलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल। बोलो तो आबिद कितना होगा नॉर्मल का स्लोप? तो सर नॉर्मल जो होता है वो लंब होता है ना, नॉर्मल का स्लोप पूछ रहे हैं अभी हम आपसे। हाँ, -1/2। देखो ये ठीक बोला। अरे इसका उल्टा माइनस साइन के साथ, अरे हमको अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1/2। क्योंकि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 का मान कितना होता है? बोलो -1। तो ये स्लोप पता है आपको टेंजेंट का, यहाँ लिख दिया तो नॉर्मल का निकल गया 1/, करके। बात समझ में आई? याद हुआ जी? अथर को अब लगता है हाँ, टेंजेंट का उल्टा अपोजिट साइन के साथ, क्योंकि m1 इंटू m2 का मान होगा -1। दो लाइन एक दूसरे पर कैसा है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल टेंजेंट एक दूसरे पर ऐसे परपेंडिकुलर होता है। इसका हमको 2 पता था, इसका -1/2, इसका 3 हुआ था, इसका -1/3 हो जाएगा। इसका अगर -2 है तो इसका 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस में हो जाएगा 1/2। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बोलो हमको निकालना क्या? बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे, बस स्लोप इसमें चेंज हो गया, फार्मूला तो वही रहेगा। स्लोप की जगह पर खाली -1/2 आ जाएगा। ये हो गया y माइनस y1 का मान। y1 का मान कितना हो गया? बोलो y1 का मतलब 3, x माइनस x1 का मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा करते हैं, इसको इस बार इधर से गुना करते हैं, 2y माइनस 3 और x को गुना करते हैं इधर से। हम निगेटिव पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, इधर बुला लीजिए। तो 2y माइनस में 6, इधर आएगा तो प्लस में x, इधर आएगा तो माइनस में 1। क्या ये ठीक है? देखो तो, अरे ये -x हुआ, इधर आके प्लस हो गया, ये +1 इधर आके -1 हो गया। तो जवाब आ गया x प्लस में 2y और माइनस में 7 बराबर 0। देखो अब आपका इसका ग्राफ हम आपको दिखाते हैं, अगर आप मोबाइल लेके आते तो। देखो मान लो ये वो कर्व है, देखो ये वाला जो कर्व है ना, कुछ देखिएगा तो ऐसे दाएं बाएं कुछ ऐसे भागता हुआ आपको दिखेगा मोबाइल में जब खींचिएगा तो, ठीक है। ये टेंजेंट है जो कितना पर 1 3 से टच करता हुआ जा रहा है, उसका इक्वेशन अभी हम लोग निकाले ये वाला। और यहीं पर से एक और लाइन गुजरेगा जिसको बोलेंगे नॉर्मल, उसका इक्वेशन है ये वाला। दोनों स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का इक्वेशन आपको पता हो गया, काम ख़त्म। बोलिए बात समझ में आई? बस दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालने का काम ही नहीं है। ये पॉइंट तो हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि ये 1 3 से गुजर रहा है, 1 3 से ही। 10th में थोड़े हम लोग पॉइंट दिया रहेगा, हमेशा पॉइंट दिया रहेगा। बात समझ में आई? बन जाएगा सवाल, बनाने का मन है अभी सवाल एक तो। चलो तो एक्सरसाइज खोलिए, 1 घंटा 47 मिनट हो चुका है, इसको 50 पूरा देते हैं। तो एक्सरसाइज खोलिए, जब तक पढ़ते पढ़ते 50 पूरा जाएगा। देखिए एक्सरसाइज को देखा जाए, एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाइएगा। सबसे लास्ट में है नॉर्मल और टेंजेंट, हम लोग यहाँ से शुरुआत किए हैं, इससे कनेक्ट करता है 2 एक्सरसाइज आपका। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, कल से इसका स्टार्ट करेंगे। देखो 1 से लेके 1 का 3 सवाल खाली आपको पूछ रहा है स्लोप निकालना है, dy/dt निकाल मान बैठा देना, पॉइंट दिया हुआ आपको। और 2 से लेके 12 13 14 सब में स्लोप भी निकालना है, इक्वेशन भी निकालना है। ज़रा देखो तो एक नज़र देखिए तो 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए, देखना क्या 1 नंबर का सवाल बनेगा। कर्व दिया है, पॉइंट दे दिया है, dy/dt निकालिए, पॉइंट बैठा दीजिए, खट से मान निकल गया स्लोप। m निकालना, खाली m निकालना, टेंजेंट का स्लोप। तो 1 पॉइंट x कर दिया तो y तुम निकाल सकते हो अगर ज़रूरत पड़ा तो। ऐसे तो ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, dy/dt में खाली हमको x से रखना पड़ेगा।
तो और अच्छी बात है। x बराबर 3 पर हाँ y का मान ऐसे भी निकाल सकते हो, पूछेगा तो वो पॉइंट पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। पहला सवाल का जवाब कितना होगा बोलो तो, स्लोप कितना होगा पहला का स्लोप बोलो जी अथर, पहला का जवाब कितना होगा? कॉपी पर निकालो dy/dx, जहाँ जहाँ x वहाँ बैठाओ 3 या 5 जो भी दिया हुआ है। 2 आंसर चेक करो, पहला का देखो आंसर। मेरा सही से नहीं जा रहा। गया है तुम्हारा, मन में आ गया था। पहले dy/dx निकालना, फिर ना मान बैठाना, 2 रखना, जो भी रहेगा वही रखना। तो पहला में क्या करना, सीधे निकालना dy/dx और उसमें मान पुट कर देना, तो स्लोप निकल गया टेंजेंट का। इक्वेशन पूछेगा तो इक्वेशन के लिए फार्मूला ये वाला और नॉर्मल के लिए ये वाला फार्मूला। नॉर्मल में पहले आप उसका स्लोप निकाल लीजिएगा उल्टा करके, दोनों का स्लोप पता चल गया, दोनों गुजरता है सेम पॉइंट से, पॉइंट दोनों के लिए कॉमन होता है, आराम से निकाल लीजिएगा इक्वेशन। ठीक है, तो यहीं पर स्टॉप करें। वहाँ से देखिए 2 नंबर वाला, देखिए 2 नंबर वाला सवाल पढ़े, एक का तो 3 सवाल बन जाएगा, एक का 3 सवाल बन जाएगा। 2 नंबर से देखना स्टार्ट करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब पूछ रहा होगा। ऊपर पढ़ो पूरा हेडिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। एम भी निकालना है और दोनों इक्वेशन भी निकालना है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो देखा रहते हैं, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये आपको पूरा का पूरा निकालना है। तो पहले ये वाला इक्वेशन किसका था? ये था इसका 2x माइनस में y प्लस में 1, ये टेंजेंट का इक्वेशन। ना ये टेंजेंट तो ये ना जी, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट का इक्वेशन। ये जो निकाले हैं ये वाला, ये है नॉर्मल का इक्वेशन, x प्लस में 2y। हाँ नॉर्मल निकल जाएगा और दोनों का फार्मूला बैठा दोगे, दोनों का फार्मूला सेम ही काम करेगा और कुछ नहीं। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल, सवाल बना के आइएगा जहाँ तक बन जाए, जो दिक्कत होगा कल देखेंगे हम लोग।